कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक शेफ की महीने की सैलरी पूरे 80,000 युआन थी और मैं अपने पिछले जन्म के रॉयल पैलेस शेफ की मेमोरीज लेकर इस दुनिया के सबसे बड़े अमीर घरानों में से एक लू फैमिली में हेड शेफ बन गया। साल भर दुनिया भर में बिजनेस ट्रिप करने वाले डू चेयरमैन ने दुनिया के हर कोने का खाना खाया था, लेकिन फिर भी वो कहते थे छोटे शी के हाथ का खाना सबसे बेस्ट है। इस लड़के का फ्यूचर बहुत डेंजरस लेवल का है। हर दिन सोशल इवेंट्स और मीटिंग्स में बिजी रहने वाली डू मैडम भी मेरी फैन बन गईं। ये वेलनेस पार्टीज, फैंसी हेल्दी फूड या एक्सपेंसिव डिशेस, इनमें से कोई भी हमारे छोटे शी की रॉयल ब्यूटी रेसिपी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद मुझे हाई सैलरी, बोनस और रिवॉर्ड्स मिलने लगे। फैमिली का सुपरस्टार बेटा फेक एक्सपर्ट्स की पोल खोल देता था। सब लोग हैरान थे, यार खाना इतना टेस्टी भी हो सकता है। स्पोर्ट्स स्टार छोटी बेटी भी मेरे सपोर्ट में खड़ी थी। बिना किसी आर्टिफिशियल ट्रिक्स के भी खाना इतना अमेजिंग हो सकता है। लेट नाइट स्नैक्स में तो शी भाई अनबीटेबल हैं। मैं तो शी भाई की लाइफ लॉन्ग सपोर्टर हूँ। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात तो उस इंसान से जुड़ी थी, वो कोल्ड सीईओ जिसे बड़े बड़े मेल स्टार्स भी इम्प्रेस नहीं कर पाए थे। एक रात जब आसपास कोई नहीं था, उसने मुझे दीवार के पास रोक लिया, फिर मेरी आंखों में देखकर धीरे से बोली, गुड बॉय, शेफ बनना छोड़ दो, डू फैमिली के मेल मास्टर बन जाओ। उस रात मैंने किचन अच्छे से साफ किया, स्टोव, फ्रिज और हर चीज चेक की कि सब परफेक्ट हो। फिर मैं अपने डॉर्म वापस आ गया। शावर लेने के बाद बेड पर लेट गया। गर्म पानी की हल्की वार्मथ अभी भी मेरे शरीर पर थी। तभी अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, जब घर में इतने लोग होते हैं तभी वो सच में घर जैसा लगता है। अभी कुछ देर पहले मैंने डू फैमिली की माँ और दोनों बेटियों को हंसते बातें करते देखा था। वो सीन देखकर मुझे अचानक अपने घर की याद आने लगी। लेकिन इस समय तक ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तो सो चुके होंगे, इसलिए मैंने फोन उठाया और अपनी बड़ी बहन को वी चैट पर मैसेज भेजा, बस ये पूछने के लिए कि आज स्टॉल पर सब कैसा रहा। शायद वो उस वक्त बिजी थी। मैंने थोड़ा वेट किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया, इसलिए मैं पहले सो गया। अगली सुबह अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने आंखें मलते हुए फोन उठाया, तभी देखा कि बहन ने रात में स्टॉल बंद करने के बाद रिप्लाई किया था। उसने बताया कि स्टॉल पर सब बढ़िया चल रहा है, कस्टमर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं और उसने रॉन्ग सिटी में काम करने वाले अपने दोस्त जाओ गैंग को भी मदद के लिए बुला लिया था। अब सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा था। मैंने बहन को सिर्फ एक ओके इमोजी भेज दिया और मेरे दिल को भी थोड़ा सुकून मिला। फिर मैं उठा, फ्रेश हुआ और अपने दिन का काम शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट की सारी तैयारी मैं रात में ही कर चुका था, इसलिए आज खाना बनाना और भी आसान था। जब डू फैमिली के लोग नीचे आए तब तक डाइनिंग टेबल पर रॉयल ब्रेकफास्ट रेडी था। श्रिम्प शाओमाई, बीफ वर्मिशेली सूप, वेजिटेबल सैलड, स्टीम्ड एग कस्टर्ड और साथ में कॉड फिश चीज बर्गर भी था। योगा खत्म करके सबसे आखिर में डू मैडम नीचे आई। जैसे ही वो बैठी, मैंने उनके सामने स्पेशली तैयार किया हुआ आलमंड ड्रिंक रख दिया। उन्होंने एक सिप लिया और तुरंत बोली, वाह, मैंने पहले कभी इतना रिच और टेस्टी आलमंड ड्रिंक नहीं पिया। शी, ये बनाया कैसे? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसमें मैंने यैम, लोटस सीड्स और कुछ ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ये एक पुरानी रॉयल रेसिपी है, बॉडी को नरिश करती है और एनर्जी भी बढ़ाती है। कुकिंग के टेम्परेचर और रेशियो पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। बहुत बढ़िया। ड्यू मैडम साफ तौर पर बहुत खुश थीं। फिर उन्होंने श्रिम्प शाओमाई टेस्ट किया और मेरी तरफ देखकर बोली, ये भी कमाल का है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं वापस किचन जाने ही वाला था कि डू चिया ने अचानक मुझे रोका। शी भाई, तुम्हारे पास वी चैट है? कोई तुम्हें ऐड करना चाहता है। मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे? कौन? डू मैडम भी क्यूरियस हो गई। कौन शी को ऐड करना चाहता है? डू चियान बर्गर खाते हुए बोली, जियांग शुए, वो अगले हफ्ते वाली पार्टी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछना चाहती है। डू मैडम हंसते हुए बोली, पार्टी हमारे घर में है तो घर के इंग्रेडिएंट्स से ही काम चला लेना, उसे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी चाहिए होगा शी सीधे वॉन लॉन्ग से बात कर लेगा। डू फैमिली के रोज के सारे इंग्रेडिएंट्स एक फेमस लोकल फ्रेश फूड कंपनी वॉन लॉन्ग से ही आते थे, इसलिए कभी किसी चीज की शॉर्टेज नहीं होती थी। अगर जियांग शुए को खुद आना है तो आने दो। डू चिया ने हंसते हुए डू मैडम की तरफ देखा, लेकिन कौन जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कल रात वो चुपके से मुझसे पूछ रही थी, शी भाई की उम्र कितनी है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर मेरे तो पैर लड़खड़ाते लड़खड़ाते बचे। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या बड़े अमीर घरानों के लोग इतने खुले हुए होते हैं? अब एक शेफ को भी पटाने की कोशिश हो रही है। डू मैडम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मैंने पहले ही कहा था, वो लड़की हमेशा से काफी बोल्ड रही है, लेकिन इस बार तो इसने हमारे घर के शी पर ही नजर डाल ली। शी, तुम जरा संभल कर रहना। जियांग शुए के अब तक जाने कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। पूरी की पूरी फ्लर्टी प्रिंसेस है वो। सिर्फ इतना ही नहीं, अपना बर्गर खत्म कर चुकी। डू चिया ने फिर एक शाओमाई उठा लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए अपनी उंगलियों से एक नंबर दिखाया। शी भाई, तुम उसकी स्वीट बातों में बिल्कुल मत फंसना। ये बात सुनकर मैं एक साथ हंस भी रहा था और थोड़ा परेशान भी था। मैंने कहा, ठीक है, फिर मैं उसका वी चैट ऐड ही नहीं करता। तुम बस उसे बोल देना पार्टी के लिए जो भी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बेझिझक यहाँ भेज दे। ये हुई ना बात। डू चियान खुलकर हंस पड़ी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उस फ्लर्टी प्रिंसेस को रिप्लाई करने लगी। तभी डू मैडम ने उसे याद दिलाया, पहले शी का वी चैट भी ऐड कर लो। आगे से तुम्हें जो भी खाना हो पहले से इसे बता देना। डू चिया ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। मैंने भी अपना फोन निकाला, अपना QR कोड खोला और हम दोनों सक्सेसफुली वी चैट पर फ्रेंड्स बन गए। तभी अब तक चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही डू जियो ने भी अचानक अपना फोन निकाला। उसने मेरी तरफ देखा और
कामली बोली, हम भी एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं, बाद में मुझे वो सैंडविच बनाने की रेसिपी भेज देना। डू मैडम और डू चिया दोनों के चेहरे पर एकदम शॉक आ गया। तुम्हें कब से कुकिंग में इंटरेस्ट होने लगा? डू जियोए का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, किसी और के लिए है। आज सुबह मैं और मे लियांगशिन ओवर टाइम कर रहे थे। बातों बातों में उसने सैंडविच का जिक्र कर दिया। मैंने बस इतना कहा कि ये हमारे घर के शेफ ने बनाया है, लेकिन उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर वो रेसिपी पूछने लगी। ओके, मैंने फिर से अपना QR कोड निकाला और डू जियोए को भी वीचैट पर ऐड कर लिया। इसके बाद मैंने कैजुअली अपनी वीचैट लिस्ट पर नजर डाली। पता चला कि दोनों बहनों ने अपना रियल नेम ही वीचैट नेम रखा हुआ था। बस डू जियोए की प्रोफाइल पिक्चर में डू कॉर्पोरेशन का लोगो था, जबकि उसकी छोटी बहन ने प्रोफाइल पिक्चर में हॉकी स्टिक लगा रखा था। वैसे ये अच्छा ही था, कम से कम मुझे दोनों को पहचानने में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला था। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद डू जियोए सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। डू मैडम और छोटी बेटी भी अपने अपने दोस्तों से मिलने बाहर चली गईं और पीछे रह गया मैं अपने बाकी कॉलीग्स के साथ इस पूरे लग्जरी मैंशन को संभालने के लिए। मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग करवाई, फिर आज आए फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को भी प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया। उसके बाद मैंने तुरंत डू जियोए को सैंडविच की रेसिपी भेज दी। मुझे लगा वो इतनी बिजी होगी कि शायद पता नहीं कब मैसेज देखेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 2 मिनट भी नहीं हुए थे और मेरे फोन पर रिप्लाई आ गया, थैंक यू। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, यूर वेलकम। तभी मेरे फोन ने 2 बार वाइब्रेट किया। दूसरी तरफ मुझसे कई किलोमीटर दूर डू कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स में डू जियोए ने अपना फोन खोला। उसने मैसेज पर बस एक नजर डाली, फिर फोन लॉक करके वापस रख लिया। उसी वक्त मीटिंग भी लगभग खत्म होने वाली थी। उसने कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर उठकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए उसने पीछे चल रहे मे लियांगशिन को इशारा किया, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। डीप लेवल वाले प्रोजेक्ट पर नजर बनाए रखना और उन्हें जितना जल्दी हो सके इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने को बोलना। और हाँ, सैंडविच की रेसिपी भी तुम्हें भेज दी है। टॉपिक इतनी तेजी से बदला कि मे लियांगशिन भी कंफ्यूज हो गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मैसेज चेक किया, फिर हैरानी से पूछा, आपने मुझे ये अचानक क्यों भेजा? डू जियोए ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, अभी अभी मिली थी, डर था कि भूल न जाऊं, तो बस तुम्हें फॉरवर्ड कर दी। मे लियांगशिन का चेहरा एकदम शॉक से भर गया। तो सच में तुम्हारे घर के शेफ ने खुद बनाया है? 1 मिनट, रेसिपी हाथ से लिखकर नहीं बल्कि टाइप करके भेजी है, और वो भी इतनी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। डू जियोए का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। वो कोई बूढ़े दादाजी थोड़ी हैं, इतना तो नॉर्मल है। लेकिन मे लियांगशिन की क्यूरियोसिटी अब और बढ़ चुकी थी। तो तुम्हारी बातों से लग रहा है कि शेफ एक लड़का है और काफी यंग भी है? डू जियोए ने बस हल्के से कहा, 20-22 साल के आसपास होगा, शायद इसी साल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। डू फैमिली ने इतनी कम उम्र के लड़के को शेफ रखा है? मे लियांगशिन ने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, लेकिन हैंडसम है क्या? डू जियोए ने अपना चेहरा थोड़ा घुमाकर मे लियांगशिन की तरफ देखा और पूछा, इसका तुम्हारे सैंडविच की रेसिपी से क्या कनेक्शन है? ऑब्वियसली कनेक्शन है। मे लियांगशिन ने बिना किसी लॉजिक के अपनी थ्योरी शुरू कर दी। अगर सैंडविच किसी हैंडसम गाय ने बनाया हो तो खाते वक्त उसका टेस्ट भी और अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो 3 सेकंड तक डू जियोए के चेहरे को घूरती रही, फिर बोली, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि वो काफी हैंडसम है। डू जियोए ने कोल्ड सा लाफ किया, ये कैसी अजीब लॉजिक है? मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें क्या पता चल जाएगा? मे लियांगशिन की आंखें गोल हो गईं। ओह, तो सच में हैंडसम है? ये तो हद हो गई। मैं रोज तुम्हारे साथ ओवर टाइम करके अपनी हालत खराब कर रही हूँ। घर जाकर पेट खाली हो तो बस टेक अवे फूड खाती हूँ। रात को अकेले बेड पर पड़े पड़े नींद भी नहीं आती, और तुम लग्जरी मैंशन में वापस जाकर हैंडसम लड़के के हाथ का खाना खाते हो? सच में कैपिटलिस्ट की लाइफ ही अलग है। डू जियोए ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपकी दी, अच्छे से काम करो, ऐसे ही 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स क्रैक कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना देगा। इतना कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ी और सीधे अपने ऑफिस में चली गई। करीब आधे मिनट बाद पास वाले कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ एम्प्लॉयज चुपके से बाहर निकले। बॉस का बॉयफ्रेंड है। उसका बॉयफ्रेंड रोज लग्जरी मैंशन में उसके लिए खाना बनाता है, और हैंडसम भी है, यंग भी है। देखते ही पूरा दिन निकल गया। शाम होते ही बाहर बिजनेस ट्रिप पर गए डू नान यानी डू चेयरमैन वापस मैंशन लौट आए। डू चेयरमैन की उम्र करीब 50 के आसपास थी। उनका शरीर काफी लंबा और थोड़ा हैवी था, लेकिन फेस शेप काफी शार्प था। थिक आईब्रोज और बड़ी बड़ी आंखें थीं। साफ दिखता था कि यंग एज में वो भी काफी हैंडसम रहे होंगे। ड्यू फैमिली की दोनों बहनों में से बड़ी बेटी ड्यू चियान अपने पिता पर ज्यादा गई थी। उसका ओवरऑल वाइब थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टॉमबॉयज था। वहीं ड्यू जियोए में अपने दोनों पेरेंट्स के बेस्ट फीचर्स आए थे। वो एकदम ब्यूटी और स्ट्रेंथ का परफेक्ट बैलेंस थी। दूसरी तरफ मैंने भी अपना टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रखा था। जैसे ही ड्यू चेयरमैन अपने रूम में जाकर ट्रैवल क्लोथ्स बदलकर कंफर्टेबल होम क्लोथ्स में आए, मैंने डिनर की डिशेस एक एक करके टेबल पर सर्व करना शुरू कर दिया। ब्रेज्ड मीट प्लेटर, क्रिस्टल पॉर्क, स्क्विरल शेप्ड मांड्रिन फिश, सुपीरियर ब्रॉथ कांच, क्रैब रो लायंस हेड मीट बॉल्स, स्टर फ्राइड श्रिम्प, और आखिर में मात्सुटेक स्टीम पॉट चिकन सूप। हाउसकीपिंग वाली वांगजी और सुनजी ने भी मेरी मदद करते हुए डिशेस टेबल पर रखी। कुछ ही देर में पूरे मैंशन में गर्मा गर्म खाने की अमेजिंग खुशबू फैल गई। डू फैमिली के चारों मेंबर्स धीरे धीरे डाइनिंग रूम में आ गए और सबने डिनर शुरू कर दिया। डू चेयरमैन इस बार लगभग 10 दिनों बाद घर लौटे थे, इसलिए उनके पास फैमिली को बताने के लिए ढेर सारी बातें थीं। उन्होंने चॉप
चॉपस्टिक्स उठाई और सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी से बात शुरू की। कुछ समय पहले हमने जो रीजनल एक्सपेंशन की प्लानिंग की थी वो बेकार नहीं गई। इस बार जो टैरिफ क्राइसिस आया है, लैटिन अमेरिका में थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया ने उसे लगभग बैलेंस कर दिया है। अब हमें पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन को क्लोजली मॉनिटर करके आगे की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। ओवरऑल ये डिसीजन बिल्कुल भी ओवर द टॉप नहीं है। डू जियान ने हल्के से कहा। अमेरिका में लो और मिड एंड मैन्युफैक्चरिंग अब वापस नहीं आ सकती। जब ये करंट अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी तब यूरोप के ऑर्डर्स फिर से वापस आने लगेंगे। कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी कम 5% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। हमारे डोमेस्टिक आर और डी सेंटर ने इंडस्ट्रियल इंटरनेट प्लेटफॉर्म से कनेक्शन भी एस्टैब्लिश कर लिया है। इससे ओवरसीज फैक्ट्रीज के डिजिटल अपग्रेड को सपोर्ट मिलेगा और साथ ही गवर्नमेंट सब्सिडीज का बेनिफिट भी मिलेगा। इसलिए ओवरऑल सिचुएशन अभी भी काफी पॉजिटिव है। दू चेयरमैन ने सिर हिलाया और कुछ और कहने ही वाले थे, तभी दू मैडम ने उन्हें बीच में रोक दिया। इतना बढ़िया खाना सामने रखा है, अभी नहीं खाया तो ठंडा हो जाएगा। तुम लोग खाते खाते बात नहीं कर सकते क्या? दू फैमिली हमेशा से मैनर्स और एटिकेट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था। पिता के खाना शुरू करने से पहले दू जियान और दू कियान दोनों बहनें भी पहले खाना शुरू नहीं करती थीं। दू मैडम भी अकेले खाना शुरू नहीं कर सकती थीं। इसलिए पूरा परिवार बस खाने की खुशबू एंजॉय करते हुए बैठा था। ठीक है, हाँ ठीक है, खाते खाते बात करते हैं। ड्यू चेयरमैन हंसते हुए मान गए। फिर उन्होंने खुशी खुशी चॉपस्टिक्स उठाई। मैं एक तरफ खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उन्होंने बस कुछ ही बाइट्स लिए थे कि अचानक उनकी आंखें चमक उठी। ये ड्राइड टॉफू तो पूरा फ्लेवर अब्सॉर्ब कर चुका है और ये क्रिस्टल लैम्ब भी काफी टेस्टी है। मैं मन ही मन सोचने लगा, इस ब्रेजिंग सॉस की रेसिपी को फाइनलाइज करने में मैंने 3 बार पूरा रेशियो बदला था। टेस्टी तो होना ही था। ड्यू चेयरमैन ने खुश होकर कहा। ओल्ड वैंग की कुकिंग तो काफी इंप्रूव हो गई है। ड्यू मैडम ने हंसते हुए उनकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम सुनकर अगले ही पल भूल गए। ओल्ड वैंग पिछले हफ्ते बीमार होकर अपने होम टाउन चला गया था। ये नए शेफ शी ने बनाया है। ड्यू चेयरमैन को अचानक याद आया, अच्छा हाँ, तो फिर मैडम की चॉइस की तारीफ तो बनती है। और उन्होंने तुरंत ड्यू मैडम की जमकर तारीफ शुरू कर दी। शी की कुकिंग तो ओल्ड वैंग से भी बेटर है। सच में मैडम की नजर कमाल की है। ड्यू मैडम ये सुनकर इतनी खुश हुई कि उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ देर खाना खाने के बाद ड्यू चेयरमैन ने फिर अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा। इस बार बाहर गया था तो वांग फैमिली के चेयरमैन से मुलाकात हुई। उनका बड़ा बेटा तुम्हारी ही एज का है, इस साल ही यूरोप से वापस आया है। क्या तुम उससे एक बार मिलना चाहोगी? मैं किचन में खड़ा था और बाहर से फैमिली की बातें सुन रहा था, लेकिन ये सुनते ही मेरे कान अपने आप खड़े हो गए। ओह, तो डू जियान के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करने की तैयारी हो रही है। किचन में खाना खत्म होने का वेट कर रही दोनों हाउसकीपिंग आंटीज भी तुरंत गॉसिप मोड ऑन कर चुकी थी। तभी डू मैडम ने भी बात आगे बढ़ाई। वांग फैमिली का बड़ा बेटा, मुझे याद है, वो बहुत बड़ा स्कॉलर था, कैम्ब्रिज में पढ़ता था। मैंने करीब 5-6 साल पहले उसे एक बार देखा था। काफी डिसेंट और स्मार्ट लुकिंग लड़का था। पता नहीं अब कितना बदल गया होगा। वांग फैमिली भी देश के टॉप लेवल वेल्दी फैमिलीज में से एक थी। खासकर पिछले कुछ सालों में उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ था। भले ही मैं फाइनेंस वर्ल्ड को ज्यादा फॉलो नहीं करता था, फिर भी वांग फैमिली का नाम तो मैंने सुना ही था। उनकी बातें सुनकर साफ समझ आ रहा था कि डू फैमिली के दोनों पेरेंट्स को वांग फैमिली का ये यंग मास्टर काफी पसंद था, लेकिन डू जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहा। मैं अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि अपनी शादी के लिए ब्लाइंड डेट का सहारा लेना पड़े। आप दोनों को इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। डू मैडम ने अपने हस्बैंड की तरफ हेल्पलेसली हाथ फैलाए। देखा, इसका शादी विवाह में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे ही 5 साल और वेट करना पड़ा ना, तो अगर तब तक ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर की शक्ल दिख जाए वही बहुत है। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, करियर इंपॉर्टेंट है, ये सही है, लेकिन शादी के साथ बैलेंस भी तो किया जा सकता है। डू चेयरमैन ने भी पेशेंटली समझाते हुए कहा, अगर कभी टाइम मिले तो कम से कम एक बार जाकर मिल तो लो। लेकिन डू जियान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पोलाइटली मना कर दिया। कुछ समय बाद इस बारे में बात करेंगे। इस साल कंपनी की प्लानिंग बहुत ज्यादा है। अभी मेरे पास इस सब के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। मैं किचन में खड़ा होकर सब सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की तो सच में आसानी से पटने वाली नहीं है। इस स्ट्रॉन्ग वॉल को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ड्यू चेयरमैन ने आखिरकार अपनी छोटी बेटी ड्यू चियांग की तरफ देखा। और तुम्हारा क्या हाल है? स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड बना है या नहीं? अभी ड्यू फैमिली की छोटी बेटी आराम से खाना खा ही रही थी कि उसने तुरंत दोनों हाथ उठा दिए। चेहरे पर एकदम इनोसेंट एक्सप्रेशन था। डैड, मैं अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पर फोकस कर रही हूँ। कुछ ही महीनों में मेरा कंपटीशन है। मेरे दिमाग में इन बेकार के लव शव वाले थॉट्स नहीं है। उसे अभी ये पता ही नहीं था कि उसके डैड की सोच क्या है। उनके हिसाब से हर एज में इंसान को वही करना चाहिए जो उस एज के लिए सही है। स्कूल में हो तो पूरी तरह पढ़ाई पर फोकस करो, और प्यार व्यार वो ग्रेजुएशन के बाद की चीज है। और हुआ भी एग्जैक्टली वही। ड्यू चेयरमैन को उसकी बात में कोई फॉल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे ड्यू जिटेंग के बारे में पूछ लिया। काफी समय से उससे वीडियो कॉल नहीं हुई। ड्यू मैडम ने बात संभालते हुए कहा, कल रात ही तो उससे वीडियो कॉल हुई थी। उससे एक दिन पहले पेरिस में एक इवेंट अटेंड करने गया था और अब आगे सन्य में एक वैरायटी शो की शूटिंग के लिए जाना है। उसका स्टेटस काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन ड्यू चेयरमैन ने एक लंबी साई ली। एक लड़का भी पूरा दिन इधर उधर भागता रहता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। घर पर आराम से रहे तो ज्यादा अच्छा है। पूरा दिन घर पे बैठकर करेगा भी
किया? दू मैडम ने अपने हस्बैंड को थोड़ा नाराज होकर देखा। मैंने तुम्हारे लिए अपने करियर को सैक्रिफाइस किया था। आज सोसाइटी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो क्या अब हम अपने बेटे को अपने ड्रीम्स फॉलो करने भी नहीं देंगे? ठीक है, हाँ मेरी गलती है। दू चेयरमैन ने तुरंत अपनी गलती मान ली। फिर बात संभालने के लिए उन्होंने जल्दी से स्क्वायरल शेप्ड मांडरिन फिश का एक पीस उठाया और अपनी वाइफ की बोल में डाल दिया। ये फिश तो सच में कमाल की बनी है, बिल्कुल तुम्हारे पसंद के टेस्ट जैसी। तभी डिनर की मेन अट्रैक्शन भी रेडी हो गई। क्रिस्पी स्किन पैन फ्राइड बन्स। मैं फ्रेशली कुक्ड बन्स लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आया। हर बन गोल मटोल और परफेक्टली स्टफ्ड था। उनकी पतली क्रिस्पी स्किन के अंदर जूसी फिलिंग साफ दिखाई दे रही थी। नीचे की गोल्डन ब्राउन क्रस्ट हल्की हल्की सिजलिंग कर रही थी। गर्म भाप के साथ उसकी अमेजिंग खुशबू पूरे डाइनिंग रूम में फैल रही थी। ड्यू चेयरमैन की नजर तुरंत उन बन्स पर टिक गई। उन्होंने जैसे ही एक बाइट लिया, उनकी आंखें चमक उठी। ये पैन फ्राइड बन तो नेक्स्ट लेवल है, एकदम मेरे होम टाउन वाले टेस्ट जैसा। उन्होंने तुरंत पूछा, शेफ कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ड्यू मैडम ने बेबस होकर मेरी तरफ इशारा किया। यही तो शेफ है, आपके सामने ही खड़ा है। मैं तुरंत आगे बढ़ा और रिस्पेक्टफुली बोला, हेलो चेयरमैन ड्यू, मैं शी हूँ। ड्यू चेयरमैन के चेहरे पर साफ शॉक था। ये तो एक यंग गाय है, और इतना यंग भी। आज रात का ये पूरा डिनर तुमने बनाया है? मैंने सिर हिलाया। जी मैंने ही बनाया है। पता नहीं ये आपके टेस्ट के हिसाब से है या नहीं। टास्ट? ये तो बहुत ही बढ़िया है। दू चेयरमैन की आवाज में एक्साइटमेंट साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे क्रिस्पी स्किन पैन फ्राइड बन्स यहाँ लोकल एरिया में आसानी से मिलते ही नहीं, और बाकी डिशेस भी बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। इतने सालों में विदेशों के रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा ऑथेंटिक टेस्ट बहुत कम मिला है। उन्होंने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुमने ये सब कुकिंग कहाँ से सीखी? मैंने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, मेरे घर पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। बचपन से ही मैं अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से कुकिंग सीखता आया हूँ। वैसे मेरी ग्रैंडमा और आप एक ही होम टाउन से हैं। मैंने सुना था कि आप भी उसी जगह से हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपको ये पैन फ्राइड बन्स पसंद आएंगे। अच्छा, अब समझ आया, तो तुम मेरे छोटे होम टाउन वाले हो। ये सुनकर दू चेयरमैन काफी इमोशनल हो गए। तुमने सच में बहुत दिल लगाकर बनाया है। ये बन्स तो एकदम ऑथेंटिक हैं। इन्हें खाकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। इतने सालों से बाहर अलग अलग तरह का खाना खाता आया हूँ, लेकिन आखिर में अपना चाइनीज फूड ही सबसे ज्यादा दिल को लगता है। सच में हर जनरेशन में टैलेंटेड लोग निकलते रहते हैं। हमारे देश के यंग लोगों में सच में बहुत ड्राइव है। इतना कहते हुए उन्होंने फिर अपनी वाइफ की तरफ देखा। शी के लिए बोनस देना मत भूलना। ये सुनते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। बोनस? भाई, ये शब्द सुनते ही मेरे कानों में म्यूजिक बजने लगा। दू मैडम ने हंसते हुए थोड़ा हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। हाँ समझ गई, शी को उसका बोनस जरूर मिलेगा। अब जल्दी से खाना खाओ। पूरी टेबल पर बस तुम्हारी ही कमेंट्री चल रही है। रात के करीब 8:30 बजे दू फैमिली का डिनर आखिरकार खत्म हुआ। सब अपने अपने रूम्स में आराम करने चले गए। धीरे धीरे पूरे लग्जरी मैंशन की पहली मंजिल शांत होने लगी। मैं किचन साफ कर रहा था और साथ ही दोनों हाउसकीपिंग आंटीज की बातें भी सुन रहा था। काफी टाइम बाद आज इतने सारे लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। देखो ना, कितनी सारी प्लेट्स निकल गईं। हाँ, शी के हाथ का खाना ही इतना टेस्टी था। सबने प्लेट्स तक साफ कर दी। आज दू चेयरमैन ने तो 2 ग्लासेस भी पी लिए, लेकिन दू जीवान तो सबसे पहले ही निकल गई। लगता है शादी की बात सुन सुनकर उसका दिमाग घूम गया होगा। अरे, हमारी दू बॉस की डिमांड ही इतनी ज्यादा है। पिछली बार किसी बड़े बिजनेसमैन ने भी एक फैमिली के थ्रू प्रपोजल भेजा था। लोग कई बार घर तक आए थे, लेकिन मैडम को उस फैमिली की वैल्यूज पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कोई बहाना बनाकर पोलाइटली मना कर दिया। तुम्हें पता भी है उस वैक्सिन बिजनेसमैन की असली स्टोरी? वो तो खुद किसी की दूसरी वाइफ में इन्वॉल्व था। उस महिला की पहले से शादी हो चुकी थी। पति पत्नी ने जीरो से अपना बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन उस आदमी ने उनके रिलेशनशिप के बीच में इंटरफियर किया। बात इतनी बढ़ी कि महिला प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर उसने जाकर उस हस्बैंड पर डाइवोर्स का प्रेशर तक बनाया कि ऐसी फैमिली को तो मैडम छोड़ो, मैं भी कभी पसंद नहीं करती। अच्छा, याद है पिछली बार सेकंड यंग मास्टर का वो वायलिन बजाने वाला फ्रेंड घर आया था। मुझे तो लगा मैडम को वो लड़का काफी पसंद आया था। मैडम को पसंद आने से क्या फायदा जब तक दू जीवान खुद हाँ न बोले। उस दिन उसने मुश्किल से 2-4 बातें की और फिर उठकर चली गई। हमारी दू बॉस की स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई हैं। पता नहीं आगे चलकर वो किस तरह के आदमी से शादी करेगी। तभी अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। अरे शी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं उस वक्त पूरी अटेंशन से उनका गॉसिप सुन रहा था, लेकिन अचानक मेरा नाम सुनते ही मेरे हाथ की प्लेट लगभग फिसल ही गई। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर जल्दी से हाथ हिलाकर बोला, नहीं अभी तो नहीं है। वांग जी ने तुरंत मौका पकड़ लिया। मेरे होम टाउन की एक लड़की की बेटी यहाँ काम करती है, अभी सिंगल है। चाहो तो मैं तुम दोनों की मीटिंग करवा दूं? मैं तो लिटरली हंस भी नहीं पा रहा था और मना भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए लगातार हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं वांग जी, रहने दीजिए। मैं फिलहाल इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहा। वैसे भी लड़की के कंडीशंस इतने अच्छे हैं, आपको मेरे लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुन जिये ने तुरंत मेरी तरफ से बात संभाल ली और मैंने मन ही मन एक लंबी राहत की सांस ली। अभी
भी दू फैमिली के शादी वाले इंटरोगेशन से बचा था और अब अचानक मेरी ही शादी की प्लानिंग शुरू हो गई। संजय ने आवाज लगाई, चलो जल्दी से सब साफ करो, टाइम हो गया, अब घर चलते हैं। मैंने भी अपने हाथों की स्पीड बढ़ा दी। जब दोनों हाउसकीपिंग आंटीज ने बाकी क्लीनिंग खत्म कर ली, तब तक मैंने भी किचन को पूरी तरह टाइडी कर दिया। आखिरकार मेरा पूरा दिन बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो गया। मैं वापस अपने डॉर्म में आया, जल्दी से एक सिंपल शावर लिया और बेड पर जाकर आराम से लेट गया। अगली सुबह मैंने रोज की तरह ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया और लग्जरी मैंशन के मालिकों के लिए एक और नया दिन शुरू हो गया। वीकेंड होने की वजह से कई बड़े बॉसेस आज घर पर ही थे। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद ड्यू चेयरमैन अपनी दोनों बेटियों को लेकर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए निकल गए और मैंशन में सिर्फ ड्यू मैडम ही रह गईं। करीब 10:30 बजे मैं लंच की तैयारी के लिए किचन में जाने ही वाला था कि मैंने देखा ड्यू मैडम सीढ़ियों पर खड़ी होकर बटलर जांग को बुला रही थी। ए किंग, ऊपर आकर मेरे बाल थोड़ा ठीक कर दो। जोंगरन मैडम ने अचानक लॉन्ग सिटी में मिलने के लिए बुला लिया है और आज ही शाओ शेन की छुट्टी है। सच में अचानक से पूरा प्लान खराब हो गया। शाओ शेन ड्यू मैडम की पर्सनल असिस्टेंट थी और मैं उससे 2 दिन पहले ही मिल चुका था। बटलर जांग सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें काम करने लगी। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका हेयर स्टाइल कर देता हूँ और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो शी को अपने साथ ले जाइए। ये लड़का काफी स्मार्ट है, आपका कोट और बैग कैरी करने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्यू मैडम ने तुरंत सिर हिला दिया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। शी, आज लंच बनाने की जरूरत नहीं है, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद मेरे साथ बाहर चलना है। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ओके मैडम। लेकिन मन ही मन में सोच रहा था, मेरी जॉब तो शेफ की है, लेकिन बॉस का ऑर्डर है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने सोचा, वैसे भी मुझे खास तैयारी करनी क्या है, इसलिए मैं अपने डॉर्म में गया और क्लीन शर्ट और फॉर्मल ट्राउजर्स पहन लिए। कॉलर ठीक किया, फोन और बाकी जरूरी चीजें बैकपैक में रखी। लेकिन जैसे ही तैयार होकर आई, ड्यू मैडम ने मुझे नीचे देखा। उनके माथे पर तुरंत शिकन आ गई। इस लड़के के पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है क्या? मैंने नीचे देखते हुए अपनी शर्ट और ट्राउजर्स को चेक किया। ये आउटफिट भी तो डिसेंट है। इंटरव्यू वाले दिन भी मैंने यही कपड़े पहने थे, तब तो काफी फॉर्मल लग रहा था। उस वक्त किसी ने कोई कंप्लेंट भी नहीं की थी। ड्यू मैडम ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, रास्ते में एक अच्छा स्टोर पड़ेगा, वहीं तुम्हारे लिए एक प्रॉपर आउटफिट ले लेते हैं। इतना कहकर वो सीधे बाहर निकल गईं। मेरे पास भी उनके पीछे जाकर रोल्स रॉयस में बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लग्जरी कार हाफ माउंटेन वाले मैंशन से निकल गईं। करीब 20 मिनट बाद हम सिटी सेंटर के एक फेमस मेंस फैशन ब्रांड स्टोर के सामने रुके। ड्यू मैडम मुझे लेकर अंदर चली गईं। सामने आए स्टोर मैनेजर को उन्होंने सीधे ऑर्डर दिया, इस लड़के के लिए एक अच्छा आउटफिट चुनिए, बस ज्यादा ओल्ड फैशन नहीं होना चाहिए। मैनेजर ने तुरंत सिर झुकाया। ऑफ कोर्स मैडम। सर प्लीज मेरे साथ आइए। मैनेजर और कुछ स्टाफ मेंबर्स ड्यू मैडम को वीआईपी रूम में ले गए और मुझे फिटिंग रूम की तरफ ले जाया गया। कुछ ही देर बाद मैं उनके चुने हुए परफेक्टली फिटेड सूट में ड्यू मैडम के सामने जाकर खड़ा हो गया। ड्यू मैडम ने मुझे कुछ देर ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन फिर भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। कलर थोड़ा ज्यादा डार्क है, कोई हल्के कलर वाला सूट दिखाइए। श्योर मैडम। स्टाफ मुझे फिर से फिटिंग रूम में ले गया। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आया, मैंने लाइट ग्रे सूट और व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। स्टाफ मेंबर ने स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर शी, आपकी बॉडी तो काफी अच्छी है, इस आउटफिट में आप काफी स्मार्ट और क्लासी लग रहे हैं। स्टोर मैनेजर भी मुस्कुराते हुए ड्यू मैडम की तरफ देखने लगा। मैडम, आपको कैसा लग रहा है? ड्यू मैडम ने हल्का सा सिर हिलाया। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना क्लीन और शार्प नहीं है। फिर उन्होंने बाहर लगे कपड़ों की तरफ इशारा किया। वो वाला सिंपल कट सूट दिखाइए और इसके साथ एक पेयर ऑफ लेदर शूज भी दीजिए। जी मैडम। जब मैं सिंपल कट डार्क ब्लू सूट पहनकर बाहर आया तो आखिरकार ड्यू मैडम के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई। अब बात बनी, इतना यंग लड़का है, ऊपर से फेस भी इतना साफ और हैंडसम है, फिर ऐसे डल कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? अब इसके बाल भी ठीक कर दो, इसका बेस अच्छा है, बस थोड़ा सिंपल स्टाइलिंग कर देना। ओके मैडम, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। स्टाफ मुझे फिर अंदर ले गया। हेयर स्टाइलिंग के दौरान वही स्टाफ मेंबर जिसने मुझे पहले क्लोथ्स ट्राई करवाए थे धीरे से पूछने लगा, सर क्या आप ड्यू मैडम के कोई रिलेटिव हैं? वो आपके साथ काफी अच्छा बिहेव कर रही हैं। मैंने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं मैडम के घर का स्टाफ हूँ। वैसे वो हमेशा लोगों के साथ अच्छा ही बिहेव करती हैं। शायद मेरी केयरफुल रिप्लाई देखकर उस स्टाफ मेंबर ने आगे सवाल नहीं किया। इसके बजाय उसने कुछ और सूट्स की तरफ इशारा किया। वैसे हमारे ये हाई एंड कस्टम सूट्स भी काफी अच्छे हैं। आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, इनमें तो आप डेफिनेटली बहुत स्टैंड आउट करेंगे और ये आपकी पर्सनैलिटी पर भी बहुत सूट करेंगे। मैंने मिरर में एक नजर डाली। उसने जिन हाई एंड कस्टमाइज्ड सूट्स को रेकमेंड किया था, उन्हें देखकर मेरे मन में एक ही थॉट आया, हाई एंड कस्टम? भाई मैं तो बस एक शेफ हूँ, इतना ग्रैंड सूट पहनकर करूंगा भी क्या? मैंने उसे देखकर पोलाइटली स्माइल किया। ये वाला सूट ही काफी अच्छा है। वैसे क्लोथ्स ट्राई करते समय मैं पहले ही प्राइस टैग चुपके से देख चुका था और प्राइस देखकर तो मेरी हार्ट बीट ही तेज हो गई थी। एक सूट की कीमत मेरी 1 महीने की सैलरी के बराबर थी और वो भी डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस। मेरा दिल फिर से घबराने लगा। मैं क्लियरली इस स्टोर का टारगेट कस्टमर नहीं हूँ। बेचारी स्टाफ की रिकमेंडेशन को डिसअपॉइंट ही करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मेरा पूरा मेकओवर फाइनली कंप्लीट हो गया। फिटेड डार्क ब्लू सूट, व्हाइट लेदर शूज, हेयर भी नीटली स्टाइल्ड था। पूरा लुक एकदम क्लीन, फ्रेश और क्लासी लग रहा था। मैंने मिरर के सामने खुद को कुछ सेकंड्स तक देखा और
ऑनेस्टली मुझे मानना पड़ा, महंगा है लेकिन क्वालिटी भी वैसी ही है। हालांकि मेरी नई जॉब की सैलरी अभी तक मिली नहीं थी, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास थोड़ी सेविंग्स थी। मैं दांत भींचकर खुद ही पेमेंट करने वाला था कि उससे पहले ही डू मैडम ने मेरा बिल पे कर दिया। चलो अब देर हो रही है, मैंने तुरंत कहा थैंक यू मैडम और जल्दी से उनके पीछे चल पड़ा। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक वियर्ड थॉट आया, ये फीलिंग कुछ ज्यादा ही ऐसी क्यों है जैसे कोई रिच लेडी मुझे स्पॉन्सर कर रही हो। अरे बेकार की बातें मत सोच, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, बस काम। हमारी लग्जरी कार लगातार वेस्ट की तरफ बढ़ती रही। बिजी सिटी एरिया को पार करने के बाद हम समुद्र के किनारे मौजूद एक बेहद एलिगेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही कार से उतरा, फॉर्मल सूट पहने कुछ स्टाफ मेंबर्स तुरंत हमारे स्वागत के लिए आगे आए और हमें अंदर की तरफ गाइड करने लगे। ये जगह लिंगनन स्टाइल ट्रेडिशनल चाइनीज गार्डन जैसी थी। गार्डन्स और हॉल्स बेहद खूबसूरती से एक दूसरे के बीच बने हुए थे। जगह जगह छोटे पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स थे और आसपास हरियाली और बनाना ट्रीज से पूरा माहौल सजाया गया था। पेड़ों की घनी छाया धूप को रोक रही थी। लिटरली हर कुछ कदम पर एक नया ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था और सिटी के मुकाबले यहाँ वेदर भी काफी कूल था। हम कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि एक महिला मुस्कुराते हुए आगे आई। अरे दू मैडम, आखिर आप आ ही गईं। हम इतने सारे लोग कब से आपका वेट कर रहे हैं। दू मैडम ने हंसते हुए कहा, मेरा घर थोड़ा दूर है, सॉरी थोड़ी देर हो गई। फिर उन्होंने सामने वाली महिला का हाथ पकड़कर आराम से बातचीत शुरू कर दी। मैंने तुरंत उनका बैग अपने हाथ में ले लिया और चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। आज यहाँ लगभग 7-8 लोग मौजूद थे और उनमें से लगभग हर कोई लोकल एलीट फैमिली से बिलोंग करता था। देखकर साफ समझ आ रहा था कि डू मैडम की सोशल सर्कल में काफी स्ट्रांग पकड़ है। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति उनसे आराम से बातचीत कर रहा था और वो भी सबको बड़ी स्मूथली हैंडल कर रही थी। हम गार्डन के थोड़ा और अंदर गए, तभी सामने से एक आदमी हमारी तरफ आता दिखाई दिया। उसने ट्रेडिशनल श्यांग्युनशा लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और उसके हेयर स्टाइल का एक भी बाल अपनी जगह से हिला हुआ नहीं लग रहा था। आखिर हमारे शहर की सबसे ग्लैमरस रिच लेडी यहाँ आ ही गई। उसके बोलने के अंदाज से साफ था कि वो ताना मार रहा था। डू मैडम की आंखों में हल्की सी नाराजगी झलकी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मैं इस लायक कहाँ, असल में रिच यंग मास्टर तो मिस्टर क्यू हैं। मैं कब से मैं रिच यंग मास्टर बन गया। तभी मुझे पता चला कि उसका सरनेम क्यू था। मिस्टर क्यू ने उसी ताने भरे अंदाज में कहा, हमारे वॉन रॉन्ग ने इस साल डू कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है। इस साल जहाँ बाकी सबको लॉसेस हो रहे हैं, वहीं सिर्फ तुम लोग ही इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि पैसे गिनते नहीं बन रहे। डू मैडम हल्के से मुस्कुराई, प्रॉफिट या लॉस, मुझे बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं है और अभी तो साल का आधा हिस्सा ही बीता है। अभी से लॉस की बात करना क्या थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगी। इतना कहकर वो अंदर जाने लगी, लेकिन मिस्टर क्यू की नजर अचानक मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे सिर से पैर तक गौर से देखा। डू मैडम, आपने असिस्टेंट बदल लिया, ये तो पिछली बार वाले से बिल्कुल अलग है। डू मैडम को मजबूरी में एक्सप्लेन करना पड़ा, आज मेरा असिस्टेंट छुट्टी पर है, ये घर में अभी अभी आया, नया छोटा शी है, बस मेरा बैग उठाने में मदद कर रहा है। मिस्टर क्यू ने हल्की सी हंसी उड़ाई, इस बार तो आपने और भी यंग और हैंडसम लड़का चुना है, ध्यान रखना कहीं आपके घर के ओल्ड डू को जेलसी न हो जाए। उसकी ये बात सच में बहुत इरिटेटिंग थी। मैं खुद अपने आईब्रोज सिकोड़ने लगा, मन ही मन सोचने लगा, मैं तो सिर्फ एक शेफ हूँ, फिर अचानक सबकी नजरों का सेंटर कैसे बन गया। डू मैडम फिर भी मुस्कुराती रही। ओह, सुनकर लग रहा है आपकी बातों के पीछे भी कोई स्टोरी है। मुझे अपने ओल्ड डू पर पूरा भरोसा है। क्यों, क्या आपके घर वाले के साथ कोई सिचुएशन चल रही है? अगर ऐसा है तो आपको उन पर थोड़ा ज्यादा नजर रखनी चाहिए। इतना कहते हुए उनकी नजर फिर मिस्टर क्यू के लंबे ट्रेडिशनल रोब पर गई। उनका टोन काफी सॉफ्ट था, लेकिन शब्दों में छुपी धार साफ महसूस हो रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आज आपने इतना फैंसी आउटफिट पहना है, लेकिन ये तो 2 साल पुराना डिजाइन है ना, थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है, अब नया बनवा लेना चाहिए। मिस्टर क्यू का चेहरा एक पल के लिए स्टिफ पड़ गया। आसपास खड़े कुछ जेंटलमैन अपनी हंसी रोकते हुए मुस्कुराने लगे और मैं बगल में खड़ा खड़ा लगभग हंसी पड़ा। मैडम सच में कमाल हैं। आज का थीम था चाइनीज स्टाइल सैलून। सभी वीआईपी गेस्ट आपस में बातें करने और टी एंजॉय करने के साथ साथ अलग अलग ट्रेडिशनल एक्टिविटीज का भी एक्सपीरियंस ले रहे थे, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट और एम्ब्रॉयडरी। वहीं ईस्ट साइड में बैठे मिस्टर ही ने मौके पर ही ब्रश उठाकर कुछ कोरियोग्राफी लिखी, जिसे देखकर सबने उनकी जमकर तारीफ की। मिस्टर ही, इस बार तो आपने कमाल कर दिया, ब्रश स्ट्रोक्स कितने पावरफुल हैं और आपकी फाउंडेशन भी काफी डीप है। वो तो होना ही था, आखिर मिस्टर ही एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मिस्टर ही ने मुस्कुराते हुए हम्बल बनने की कोशिश की। इन कुछ सालों में थोड़ा फ्री हुआ तो बस हाथ साफ करने के लिए प्रैक्टिस करने लगा। अभी तो कुछ खास नहीं आता, बस आप लोगों के सामने अपना हुनर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मिस्टर ही देखने में बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा उम्रदराज लग रहे थे, लेकिन उनका हर जेस्चर बेहद एलिगेंट और कंपोज था। मैं भले ही इस रिच फैमिली सर्कल का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के उसके प्रति इतने गर्मजोशी भरे रवैये से मैं समझ गया कि उसका बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण नहीं था। कुछ देर और बातचीत चलने के बाद लंच का टाइम हो गया। खाना ट्रेडिशनल चाइनीज ऑर्डर के हिसाब से सर्व होने लगा। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स आए, फिर डिजर्ट्स और कोल्ड डिशेस एक एक करके टेबल पर सजने लगे। क्लब ने भी काफी थॉटफुली सभी जेंटलमैन के असिस्टेंट्स के लिए अलग से एक टेबल पर खाना तैयार करवाया था। बाकी सारे असिस्टेंट्स जाकर वहां बैठ गए। तभी डू मैडम ने मेरी तरफ देखा, छोटे शी तुम वहां जाकर खाना खा लो, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैंने सिर हिलाया और जाने ही वाला था। तभी मेरी नजर अभी अभी टेबल पर रखे डिजर्ट्स पर पड़ गई। एक प्लेट में पीच, वॉलनट पेस्ट्री, लोटस फ्लावर पेस्ट्री,
रेड डेट पेस्ट केक और 4 तरह के ट्रेडिशनल चाइनीज डिजर्ट्स बेहद खूबसूरती से सजाए गए थे। वो अभी अभी ओवन से निकले थे और उनसे हल्की गर्म भाप निकल रही थी। उनकी मीठी खुशबू पूरे आसपास फैल रही थी। अचानक मेरा दिल थोड़ा घबरा गया। मैं तुरंत झुककर धीमी आवाज में उन्हें वार्न करने लगा, मैडम, उस पीच पेस्ट्री में पीच कर्नल्स हैं, आपको उनसे एलर्जी है। उन्हें पीच से एलर्जी थी। सिर्फ पीच का फ्रूट ही नहीं बल्कि उसके बाल, पीच गम और यहाँ तक कि पीच कर्नल्स भी उनके लिए डेंजरस थे। नौकरी के पहले ही दिन बटलर जैंग ने मुझे खास तौर पर इसके बारे में बता दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी आवाज बहुत धीमी रखी। लेकिन डू मैडम कुछ बोल पाती उससे पहले दूर बैठे मिस्टर क्यू हंस पड़े। आज तो मिस्टर ही ने ये पूरा इवेंट होस्ट किया है, क्या तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारी मैडम को पॉइजन देने वाला है? मिस्टर क्यू की आवाज काफी शार्प थी। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें हमारी तरफ घूम गईं। डू मैडम को लगा कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो जाए, इसलिए उन्होंने सीधे एक्सप्लेन कर दिया, इतना मत सोचिए, मुझे पीच से एलर्जी है। छोटे शी बस मुझे बता रहे थे कि उस पीच पेस्ट्री में पीच कर्नल्स हैं। लेकिन मिस्टर क्यू ने फिर मेरी तरफ घूर कर देखा और सरकास्टिक टोन में बोला, पीच पेस्ट्री बस इसका नाम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें सच में पीच ही डाला गया होगा। युवा लड़के, सिर्फ हैंडसम दिखना ही काफी नहीं है, थोड़ी किताबें भी पढ़ लिया करो। मेरे अंदर गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा। मैंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा है? लेकिन मैंने फिर भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया। मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल कामली जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, आजकल बहुत सी पीच पेस्ट्रीज में पीच कर्नल्स नहीं डाले जाते, लेकिन इस वाली में डाले गए हैं। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मिस्टर क्यू कुछ बोलता। उससे पहले हेड सीट पर बैठे मिस्टर ही ने डू मैडम की तरफ देखा। मैंने मेन्यू देखा था। आज का पूरा मेन्यू पैलेस स्टाइल रेसिपीज के हिसाब से तैयार किया गया है। इस पीच पेस्ट्री में सच में पीच कर्नल्स डाले गए हैं। आपके इस छोटे दोस्त ने सही समय पर रिमाइंड कर दिया, वरना मेरी अच्छी नीयत भी आपके लिए मुसीबत बन जाती। इतना कहकर उन्होंने क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सोचा शायद मैं अभी किचन होकर आया हूँ, लेकिन मैं तो शुरू से डू मैडम के साथ था। मुझे तो ये भी ठीक से पता नहीं था कि किचन कहाँ है, इसलिए मेरे पास सच बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सूंघ कर पता लगाया। इन डिजर्ट्स में इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स काफी हाई क्वालिटी हैं, इसलिए उनकी स्मेल बहुत क्लियरली पहचान में आ रही थी। मैंने बस सूंघ कर पहचान लिया। जैसे ही मेरे मुंह से ये बात निकली, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने क्यूरियोसिटी में डिजर्ट के पास जाकर उसे सूंघा, फिर कंफ्यूज होकर बोला, इसकी नोज तो कमाल की शार्प है, मुझे तो पीच कर्नल्स की स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही। किसी और ने खुद पर हंसते हुए कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पीच कर्नल की स्मेल कैसी होती है। मिस्टर क्यू के चेहरे पर साफ डिसबिलीफ था। उसने जानबूझकर एक लोटस फ्लावर पेस्ट्री उठाई और मेरी तरफ हिलाते हुए पूछा, तो इसे सूंघ कर बताओ, इसमें क्या क्या डाला गया है? कहीं सच में लोटस फ्लावर तो नहीं डाल दिया? मैं ओरिजिनली उसे जवाब नहीं देना चाहता था। मन ही मन सोच रहा था, अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं डू मैडम की बेइज्जती नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। ट्रेडिशनल लोटस फ्लावर पेस्ट्री को कलर देने के लिए रेड ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस वाली में शायद चेरी जूस और टोमेटो जूस से कलर तैयार किया गया है। इसके डो में बटर भी डाला गया है, साथ में शुगर और मिल्क भी। इतना कहते हुए मैंने उसके हाथ से लोटस फ्लावर पेस्ट्री ले ली, उसे अपनी नोज के पास ले जाकर ध्यान से सूंघा। जहां तक फिलिंग की बात है, इसमें लोटस सीड पेस्ट होना चाहिए और टेस्ट को एनहांस करने के लिए कंडेंस्ड मिल्क भी डाला गया है। सच में तुम फिलिंग तक सूंघ कर पहचान सकते हो? ये तो बहुत क्रेजी टैलेंट है। अब तो सभी लोग और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए, लेकिन मिस्टर ही के चेहरे पर तो खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तुमने बिल्कुल रेसिपी के हिसाब से बताया है, एक भी चीज गलत नहीं है। फिर उन्होंने डू मैडम की तरफ देखकर पूछा, डू मैडम, आपको ऐसा टैलेंट कहां से मिला? डू मैडम भी काफी सरप्राइज थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि मुझे ओल्ड ली ने रेकमेंड किया था। मेरे घर में एक रेस्टोरेंट था और मैं अभी अभी हुआजोंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। उन्हें यह भी पता था कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ और पूरे परिवार के टेस्ट को अच्छी तरह समझता हूँ। पर्सनैलिटी भी स्मार्ट थी और अपीयरेंस भी डिसेंट था, लेकिन सिर्फ स्मेल से इंग्रेडिएंट्स और पूरी रेसिपी तक आइडेंटिफाई कर लेने की मेरी एबिलिटी उन्होंने भी पहली बार देखी थी। अगर मैं शुरू से उनके साथ मौजूद न होता तो शायद उन्हें भी यही लगता कि मैं अभी अभी किचन से निकल कर आया हूँ। डू मैडम ने इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखा। उनकी नजर पड़ते ही मैं समझ गया, वो खुद भी थोड़ी सरप्राइज थी। इसलिए मैंने खुद आगे बढ़कर मिस्टर ही को मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो बचपन से ही घर के बड़े लोगों को खाना बनाते देखा है। बाद में मैंने फूड साइंस की पढ़ाई की, इसलिए बस थोड़ी बहुत कुकिंग नॉलेज है। इसे कोई बड़ी एबिलिटी नहीं कहा जा सकता। आप लोगों के लंच को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ बहाने थी। असल में इंग्रेडिएंट्स की खुशबू से उन्हें पहचान लेने की मेरी एबिलिटी मेरी पिछली जिंदगी में इंपीरियल किचन में बिताए पूरे 10 सालों की मेहनत से आई थी। मैं अच्छी तरह जानता था, उस तरह की रोज रोज की प्रैक्टिस और परफेक्शन हर किसी के बस की बात नहीं होती। मिस्टर ही ने फिर मुझसे पूछा कि मैंने किस यूनिवर्सिटी से फूड साइंस की पढ़ाई की है। मैंने सीधा जवाब दिया, हुआजोंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। हुआजोंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी HUA। तभी तो तुरंत एक मैडम ने तारीफ करते हुए कहा, हमारी HUA की फूड साइंस डिपार्टमेंट सिर्फ चाइना में ही नहीं, पूरी दुनिया में टॉप लेवल है। मैं कुछ समय पहले ही नॉर्थ अमेरिका से वापस आई हूँ। वहाँ कई बड़ी फूड कंपनीज के टेक्निकल एक्सपर्ट्स HUA से ही ट्रेंड हैं। वाकई कमाल है। तभी एक तरफ खड़े मिस्टर क्यू ने अजीब से टोन में कहा, इतनी हाई एजुकेशन है तो तुम्हें कोई अच्छी और रिस्पेक्टेबल जॉब ढूंढनी चाहिए थी, फिर आखिर शेफ ही क्यों बन गए? कितनी बड़ी वेस्ट है। मैं एक तरफ चुपचाप खड़ा रहा। मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन मन ही मन में हल्का सा हंस पड़ा। रिस्पेक्टेबल? मेरे हाथ में पकड़ा ये कुकिंग पैन और स्पैचुला तुम्हारी तथाकथित रिस्पेक्टेबल जॉब से कहीं ज्यादा रियल है। डू मैडम ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, ये हमारे ग्रुप ने हाई सैलरी पर हायर किया हुआ प्रोफेशनल टैलेंट है।
एजुकेशन भी हाई है, एबिलिटी भी स्ट्रांग है और खाना भी इतना अच्छा बनाता है, तुम जाकर ढूंढोगे भी तो जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसा टैलेंट मिल ही जाए। मिस्टर शू अभी कुछ जवाब देने ही वाला था, तभी जियांग मैडम ने उसी समय बोलकर उसकी बात रोक दी। परसों जियांग शुए घर आकर बता रही थी उसने शीयान के साथ बहुत टेस्टी लेट नाइट स्नैक खाया, तो ये जरूर छोटे शी ने ही बनाया होगा, है ना। अब तो ये बच्ची घर की आंटी के बनाए खाने को रोज कंप्लेन करती है कि उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। दू मैडम के चेहरे पर साफ गर्व था। हाँ वही थी, जब से ये मेरे साथ आई है हमारे पूरे परिवार की एपेटाइट ही बढ़ गई है। उनकी ये बात सुनते ही बाकी सभी लोग जेलस और इम्प्रेस्ड हो गए। दू मैडम अब हमें और मत जलाइए, आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि आपके घर आकर खाना खाऊं। आखिर कितना टेस्टी है, खुद टेस्ट करके देखना पड़ेगा। आप जैसी अपनी फिगर को लेकर इतनी कॉन्शियस रहने वाली की भी एपेटाइट बढ़ गई है। दू मैडम ने हंसते हुए हाथ हिलाया। अरे तुम लोग भी ना, मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। वैसे भी मिस्टर ही बड़ी मुश्किल से जिंगबाई आए हैं, इसलिए इन 2 दिनों में मेरे लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालिएगा। मैं सबको अपनी तरफ से डिनर पर इनवाइट करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से मिस्टर ही की तरफ देखने लगे। आखिर ही फैमिली देश की सबसे पावरफुल रिच फैमिलीज में से एक थी। वो ज्यादातर समय जिंगबाई में रहते थे, लेकिन उनसे मिलना आम दिनों में काफी मुश्किल था, इसलिए आज रिश्ते मजबूत करने का ऐसा मौका कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। मिस्टर ही ने मुस्कुराते हुए पोलाइटली जवाब दिया, आज आप सभी खास तौर पर मेरे साथ वक्त बिताने आए, इससे ही मैं पहले से काफी एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा हूँ। कल सुबह मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है अपने ग्रैंडसन से मिलने, इसलिए वापस आने में करीब 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो फिर 2 हफ्ते बाद ही सही। दू मैडम ने तुरंत बात संभाल ली। उस समय आपको मेरे लिए जरूर टाइम निकालना होगा। मुझे भी होस्ट के तौर पर आपका प्रॉपर्ली स्वागत करने का मौका दीजिए और हमारे छोटे शी के हाथ का खाना भी जरूर टेस्ट कीजिएगा। ये बच्चा बचपन से ही घर के बड़े लोगों से खाना बनाना सीखता आया है, इसलिए इसके खाने में आजकल के टाइम में मिलने वाला वो पुराना ऑथेंटिक टेस्ट है। मैं एक तरफ खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। जब उन्होंने सबके सामने मेरी इतनी तारीफ की तो मेरे दिल में हल्की सी वार्मथ महसूस हुई। किसी के द्वारा इस तरह पब्लिक में मेरी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाना, सच कहूं तो मुझे अंदर से काफी अच्छा लगा। जियांग मैडम भी पास खड़ी होकर हंसते हुए उनकी बात में शामिल हो गईं। दू सिस्टर, आप तो जानबूझकर हमें टेम्प्ट कर रही हैं। मिस्टर ही, अगर आपने हाँ नहीं कहा तो फिर हमें आपके साथ खाना खाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर दू मैडम को तकलीफ करनी पड़ेगी। आखिरकार मिस्टर ही ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब डिनर का प्लान ऑफिशियली तय हो गया था। शायद मिस्टर ही के साथ डिनर पर जाने से कहीं वो खुद पीछे न रह जाए, इसलिए मिस्टर शू ने भी आखिर अपना मुंह बंद कर लिया। अब वो कोई सरकास्टिक कमेंट नहीं कर रहा था। सबने काफी हंसी खुशी लंच खत्म किया। इसके बाद हम गार्डन में गए, जहाँ ट्रेडिशनल चाइनीज म्यूजिक और ओपेरा परफॉर्मेंस चल रही थी। हम टी पीते हुए आराम से बातें करते रहे। जब मैं डू मैडम के साथ वापस उनके हिल साइड लग्जरी मैंशन पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी और बाहर लाइट्स जल चुकी थी। जैसे ही कार रुकी, कोई तेजी से हमारी तरफ आगे आया, लेकिन वो बटलर जांग नहीं था। वो डू मैडम की असिस्टेंट शेन यूए थी। वो जल्दी से आगे आई और बोली, मैडम आप वापस आ गई। सॉरी, मैं कल अपने होम टाउन चली गई थी। आज सुबह आपका मैसेज मिला तो तुरंत वापस निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि मैं दोपहर के बाद ही पहुंच पाई। कोई बात नहीं। डू मैडम आज अनयूजुअली अच्छे मूड में थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो तुम्हें आराम करने के लिए ही छुट्टी दी थी। मेरी ही अचानक एक बिजनेस मीटिंग आ गई। अब सारे छोटे मोटे काम भी खत्म हो गए हैं। तुम वापस जाकर आराम करो, ओके। शेन यूए ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसकी नजर पैसेंजर सीट से उतरकर बाहर आए, मुझ पर पड़ी। छोटे शी, आज आपने सच में बहुत मेहनत की। ये तो मेरा काम है, कोई बात नहीं। मैंने भी उसकी तरफ सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर मैं डू मैडम के पीछे पीछे लिविंग रूम में चला गया। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि पीछे खड़ी शेन यूए लगातार मेरे कपड़ों को ही देख रही थी। मॉम, आप वापस आ गई? डू जियांग लिविंग रूम से बाहर आया। उसने अभी भी वही शर्ट और सूट पहना हुआ था जो सुबह ऑफिस जाते वक्त पहना था, बस अब उसकी स्लीव्स ऊपर फोल्डेड थी, जिससे उसका लुक थोड़ा ज्यादा कैजुअल लग रहा था। आप आज कहाँ गई थी? डू मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज मैं जोंगरुन के मिस्टर ही के साथ लंच करने गई थी और आज काफी अच्छा रिजल्ट मिला। इसमें छोटे शी को साथ ले जाना सबसे सही डिसीजन था। इतना कहकर डू मैडम ने मेरी तरफ देखा। छोटे शी, आगे तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मिस्टर ही सच में बहुत बड़े लेवल के व्यक्ति हैं। उन्होंने पूरी दुनिया देखी है और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें उनके लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी। जी मैडम, मैंने तुरंत हाँ कर दी। तभी मेरी नजर के कोने से मुझे एहसास हुआ कि डू फैमिली की सीईओ मुझे देख रही थी। मेरा दिल थोड़ा टाइट हो गया। मैंने तुरंत रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। डू बॉस, आप वापस आ गई। डू जियो ने बस हल्की सी आवाज में जवाब दिया। फिर उसने अपनी नजरें मुझसे हटा ली और अपनी मदर की तरफ देखने लगी। आप मिस्टर ही को डिनर पर इनवाइट करने वाली हैं? हाँ, मिस्टर ही को इनवाइट करना आसान थोड़ी है। डू मैडम गर्व से भरे अंदाज में लिविंग रूम में चली गईं। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे डैड और शीयान कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे साथ वापस नहीं आए? आज दोपहर डैड और अंकल जाओ के साथ गोल्फ खेलने गए थे। शायद रात में वहीं साथ डिनर करेंगे। मैंने भी थोड़ी देर ऑफिस में ओवरटाइम किया। अभी अभी कंपनी से वापस आई हूँ। डू जियो ने फिर पूछा, मॉम आपने डिनर कर लिया? डू मैडम ने हाथ हिलाते हुए कहा, दोपहर में टी और स्नैक्स खा लिए थे, अभी तक पेट भरा हुआ है। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं। डू जियो की आवाज में हल्की सी हेल्पलेसनेस थी। मुझे तुरंत बोलना पड़ा, तो मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। क्या खाना है? कुछ भी चलेगा, बस ज्यादा मेहनत मत करना। सीईओ मैडम सरप्राइजिंगली काफी इजी गोइंग थी। तभी डू मैडम ने पास से रिमाइंड किया, उसे नूडल्स पसंद हैं, इसके लिए एक बोल नूडल्स बना दो। जी अभी बनाता हूँ, आप बस थोड़ी देर वेट कीजिए। मैं तुरंत अपने रूम में गया और कपड़े चेंज किए। फिर 10,000 युआन का एक्सपेंसिव सूट पहनकर किचन में खाना बनाने चला गया। मन ही मन मैं थोड़ा कंप्लेन कर रहा था, इतना महंगा सूट पहनकर किचन में जाना सच में दिल दुख रहा है। लेकिन पीछे से डू जियो की नजर फिर अनजाने में मेरी बैग पर टिक गई। आज का ये सूट
सच में उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। मेलियांगशिन की बात गलत नहीं थी। कपड़े चेंज करने के बाद 20 मिनट से भी कम समय में मैंने एक बोल डालू नूडल्स तैयार कर दिए, साथ में एक प्लेट रेड ऑयल, पिकल्ड वेजिटेबल्स और एक प्लेट सोया सॉस बीफ भी रख दिया। जब मैं खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, डू जिए सिर झुकाकर अपने फोन पर रिपोर्ट्स देख रही थी। डू बॉस, खाना तैयार है। मैंने देखा कि वो रिपोर्ट पढ़ने में पूरी तरह खोई हुई थी, इसलिए मैंने धीमी आवाज में उसे रिमाइंड किया, मैंने आपके लिए डालू नूडल्स बनाए हैं। पिकल्स मैंने कल रात ही तैयार किए थे और ऊपर से रेड ऑयल मिक्स किया है, और बीफ को आज सुबह ही सोया सॉस में मैरिनेट करके पकाया था। ओके, थैंक यू। शायद उसे सच में बहुत भूख लगी थी। डू जियो ने अपना फोन रख दिया। उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर जा टिकी। मैं एक तरफ खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी नजर खाने पर पड़ते ही एक पल के लिए रुक गई। पिकल्स का ब्राइट रेड कलर बेहद टेम्पटिंग लग रहा था। बीफ का रंग गहरा और ग्लॉसी था, साथ ही उसकी सोया सॉस वाली खुशबू काफी रिच थी। मीट की लेयर्स के बीच स्ट्यू होकर लगभग ट्रांसपेरेंट हो चुकी टेंडन भी दिखाई दे रही थी। बीफ के स्लाइसेस एकदम बराबर थिकनेस के थे और प्लेट में उन्हें फूल जैसी शेप में अरेंज किया गया था। नूडल्स पर भी मैंने पूरा ध्यान दिया था। उनकी थिकनेस बिल्कुल इवन थी। सारे नूडल्स नीटली स्टैक थे, जैसे काले लंबे बालों की लटें हों। ऊपर वुड, मशरूम्स, शिताके मशरूम्स, एग्स और श्रिम्प से बनी थिक ग्रेवी डाली गई थी। उसकी रिच अरोमा धीरे धीरे पूरे रूम में फैल रही थी। सिर्फ उसे सूंघ कर ही मुझे सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था। ये बोल तो परफेक्ट निकला। उसने एक बाइट हैंड पुल नूडल्स का लिया। नूडल्स चूई और स्मूथ थे, साथ में गेहूं की स्ट्रॉन्ग नेचुरल खुशबू भी थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक थोड़ा बदल गया। मैंने उसके उस एक पल के खो जाने को नोटिस कर लिया। मन ही मन मैंने सोचा, शायद इसे कुछ याद आ गया है। तभी दू मैडम ने पूछा, बेटी टेस्ट कैसा है? कपड़े चेंज करने के बाद दू मैडम भी खास तौर पर डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गईं। डू जियो ने धीमी आवाज में जवाब दिया, छोटे शी को पता था कि आपको ये नूडल्स पसंद है। क्या आपने उसे बताया था? शायद बस कोइंसिडेंस होगा। डू जियो ने अपनी मदर की तरफ देखा। मॉम, आज आपकी मिस्टर ही के साथ मीटिंग कैसी रही? मत पूछो। डू मैडम पहले तो कुछ कंप्लेंट्स करने वाली थी, लेकिन फिर बोली, वैसे मिस्टर ही का एटीट्यूड काफी अच्छा था। हमारी बातचीत भी काफी प्लेजेंट रही। हाँ, लेकिन क्यू शांगडोंग की बात ही अलग है। बोलने का तरीका ही इतना सरकास्टिक था। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया है। इस साल के फर्स्ट हाफ में हमने उनके 2 ऑर्डर्स छीन लिए थे और अभी उनका नया प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। ऊपर से सुना है कि क्यू शांगडोंग को एक यंग वुमन के साथ होटल जाते हुए भी देखा गया है। मैं एक तरफ खड़ा ये सब सुन रहा था। मन ही मन मैंने टंग क्लिक किया। रिच फैमिलीज की गॉसिप सच में एक से बढ़कर एक एक्सप्लोसिव होती है। डू जियो ने सोया सॉस बीफ का एक स्लाइस उठाया, उसे चबाते हुए बोला, कू फैमिली में हाल ही में सच में काफी ड्रामा चल रहा है। उसने हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उसके चॉपस्टिक्स रुक ही नहीं रहे थे। बीफ की सोया सॉस वाली खुशबू सच में काफी रिच थी। नमक और सीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने उसे आराम से खाते हुए देखा तो मन ही मन मुझे थोड़ी राहत मिली। कोई आश्चर्य नहीं, डू मैडम ने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए कहा। एक्चु शांगडोंग जब जवान था तभी से उसके कितने सारे स्कैंडल्स चलते आए हैं। अगर मुझे सच में इसकी परवाह होती तो मैं कब का डिवोर्स ले चुकी होती। अब तो उम्र के साथ उसका चेहरा भी बदल गया है। उसे कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता। बस मैं ही हूँ जो उसके साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाती। अगर आज मिस्टर ही होस्ट न कर रहे होते तो मैं वहीं उसी वक्त उसे करारा जवाब दे देती। मैं एक तरफ खड़ा होकर डू मैडम के टोन में छुपी शार्पनेस सुन रहा था। मन ही मन सोचने लगा, अगर उन्होंने सच में वहीं पलटकर जवाब दे दिया होता तो सीन तो काफी इंटरेस्टिंग होता। लेकिन ये सब छोटी बातें थीं। हम काफी समय से जोंगरुन के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इस बार मिस्टर ही ने हमें मौका दिया है। शायद यही हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मिस्टर ही को चाइनीज स्टाइल चीजें पसंद हैं, तो डिनर डोंगू वाले क्लब में ही रखेंगे। डेट परसों वाले नहीं, उसके अगले वीक की वेंसडे रखेंगे। उस दिन तुम्हें हर हाल में वहां मौजूद रहना है ताकि उन्हें लगे कि हम इस मीटिंग को सीरियसली ले रहे हैं। ओके। डू जियो ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उसने एक और पीस पिकल्ड वेजिटेबल उठा लिया। उसका टेस्ट सावर, स्पाइसी और क्रंची था, जिससे उसकी एपेटाइट और भी खुल गई। मैंने उसे इतने एंजॉय करके खाते हुए देखा तो मन ही मन थोड़ा प्राउड महसूस किया। पिकल्स बिल्कुल सही समय तक फर्मेंटेड हुए हैं। उस दिन छोटे शी को अपना असली टैलेंट दिखाना पड़ेगा। डू मैडम आगे भी डिनर की प्लानिंग करती रही। ही फैमिली को क्या पसंद है ये पहले पता कर लेना और छोटे शी से मेन्यू पहले ही तैयार करवा लेना। मैं पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और मेरी बैक थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई। लगता है एक और बड़ा काम मेरे कंधों पर डाल दिया गया है। ये बच्चा सच में रेयर टैलेंट है। डू मैडम एक्साइटमेंट के साथ अपनी बेटी को आज की सारी बातें बताने लगी। ये किसी भी डिश को सूंघ कर ही बता सकता है कि ये डिश कैसे बनाया गया है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर ये आज वहां मेरे साथ नहीं होता तो मुझे नुकसान उठाना पड़ जाता। ये सच में बहुत कमाल का शेफ है, इसकी बात ही अलग है। आपके सामने इस तरह मेरी तारीफ सुनकर मेरे कान थोड़े गर्म हो गए। मैं बस सिर नीचे करके ऐसे खड़ा रहा जैसे मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सिर्फ सूंघ कर रेसिपी पता चल जाती है। इतना भी एग्जैजरेट मत करो, बस एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है। डू मैडम ने अपनी बेटी से कहा, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करना, छोटे शी को एक अच्छी खासी बोनस दिलवाना और हाँ, किसी भी हालत में इसे कोई दूसरी कंपनी हायर करके न ले जाए। मेरा दिल अचानक जोर से धड़क उठा। बोनस? अच्छा, याद आया, तुम्हारे डैड ने कल रात भी कहा था कि उसे बोनस देना चाहिए। तुम भी लिस्ट में ये बात लिख लेना। हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। ओके। डूजिया ने बोल में बची हुई सारी नूडल्स एक ही बार में खत्म कर दी। मैं उस खाली बोल को देखता रहा। अब मुझे पूरी तरह सेटिस्फैक्शन हो गया था। एक बूंद सूप तक नहीं बचा था। मतलब आज का डिनर पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। रात के 8:30 बजे बाहर बिजनेस, डिनर और ड्रिंक्स पर गए डू चैमन भी घर वापस आ गए। डू फैमिली की तीसरी बेटी डूची यान सीधे स्कूल वापस चली गई। अब इस बड़े मैंशन में किसी को भी डिनर की जरूरत नहीं थी। मैंने किचन को पूरी तरह साफ किया, काउंटर को तब तक वाइप किया जब तक वो
चमकने नहीं लगा। सारे नाइव्स अपनी जगह रखे, गैस और बाकी फायर सोर्सेज भी एक बार चेक किए, तभी जाकर मैंने अपना काम खत्म किया। पूरा दिन डू मैडम के साथ बिजनेस मीटिंग्स में रहने के बाद सच कहूं तो मेरी गर्दन और शोल्डर्स में काफी दर्द हो रहा था। फॉर्मल सोशलाइजिंग करना कभी कभी पूरा बैंक्वेट बनाने से भी ज्यादा थका देता है। नहाने के बाद गर्म पानी ने पूरे दिन की किचन वाली स्मेल और थकान धो दी। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। मैं जाकर बेड पर लेट गया, जोर से एक लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार अब थोड़ी शांति मिलेगी। मैंने अपना फोन उठाया, सोचा थोड़ा स्क्रॉल करके रिलैक्स करूंगा। जैसे ही स्क्रीन अनलॉक की, 2 अनरेड मैसेजेस सामने आ गए। पहला मैसेज डू कॉर्पोरेशन की तरफ से था। उसमें लिखा था कि मेरी सैलरी ग्रेड लेवल 7 से लेवल 4 कर दी गई है। मैं उस लाइन को घूरता रहा, फिर 2 बार आंखें झपकाईं। लेवल 4? एक साथ 3 लेवल्स जंप कर गए। सैलरी और सोशल इंश्योरेंस सब प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए डू फैमिली के सभी एम्प्लॉइज ग्रुप के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्टेड थे। इसलिए सैलरी में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे ग्रुप के ऑफिशियल सिस्टम से एसएमएस के जरिए नोटिफाई किया जाता था, और इस तरह के सिस्टम नोटिफिकेशंस में गलती होने की कोई चांस नहीं थी। दूसरा मैसेज बैंक की तरफ से था। उसमें बताया गया था कि अभी अभी मेरे अकाउंट में एक ट्रांसफर आया है। सेंडर भी डू कॉर्पोरेशन ही था। मैंने ट्रांजैक्शन डिटेल्स खोली। मेरी नजर उस अमाउंट पर जाकर रुक गई। 3 के बाद 4 जीरो थे। 30,000 युआन। मैंने सांस रोक ली। फिर मैंने दोबारा डिजिट्स गिने। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। मैंने सही देखा था। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये बोनस है? कुछ सेकंड्स तक मैं बस उस अमाउंट को देखता रहा। फिर भी मुझे लगा कि एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। आखिर अमाउंट छोटा तो था नहीं। कहीं ऐसा न हो कि सिस्टम ने गलती से पैसे भेज दिए हों। इसलिए मैंने वीचैट खोला, डू जियोन की प्रोफाइल फोटो ढूंढी, कुछ देर सोचकर मैसेज टाइप किया, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। डू बॉस, क्या आप अभी आराम कर रही हैं? सामने से बहुत जल्दी रिप्लाई आ गया, नहीं, कोई काम था? मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया, ऐसा है, मुझे अभी कंपनी की तरफ से एक ट्रांसफर मिला है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि कहीं गलती से तो नहीं भेज दिया गया। और सिस्टम में मेरी सैलरी ग्रेड भी इंक्रीज कर दी गई है, लेकिन अभी तो मंथ की शुरुआत ही हुई है। सैलरी तो मंथ एंड में मिलती है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है। अगर सैलरी भी मिलती तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होनी चाहिए थी, और ऊपर से सैलरी ग्रेड भी अपग्रेड कर दिया गया। मेरे मन में लगातार डाउट चल रहा था। मेरी पुरानी 20 सैलरी ग्रेड की सैलरी पहले ही 10,000 युआन से ज्यादा थी, फिर अचानक एक साथ 3 लेवल्स ऊपर कैसे चली गई? अब सैलरी कितनी हो जाएगी? कहीं सिस्टम में कोई बग तो नहीं आ गया? थोड़ी ही देर में सामने से रिप्लाई आया, गलती से नहीं भेजा गया, वो तुम्हारा बोनस है, और सैलरी ग्रेड का एडजस्टमेंट भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये सुनकर मैं लिटरली शॉक हो गया। 30,000 युआन बोनस? मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है और मुझे बोनस मिल गया? ये रिच फैमिली आखिर इतना खुलकर पैसा खर्च करती है क्या? तब मुझे समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ बेसिक सैलरी लिखी गई थी। मैं थोड़ा काम हुआ, मन ही मन सोचा किसी दिन अंकल ली को पर्सनली थैंक करना पड़ेगा। फिर मैंने जल्दी से रिप्लाई किया, ओके थैंक यू डू बॉस, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सामने से तुरंत रिप्लाई आया, नो प्रॉब्लम। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनका एक और मैसेज आ गया, कल सुबह क्या खाना है? मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया, मन ही मन सोचने लगा, सीरियसली डिनर किए हुए अभी कितना टाइम हुआ है? फिर से भूख लग गई? भले ही मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैंने पहले से तैयार किया हुआ मेन्यू उन्हें भेज दिया। थोड़ी देर बाद उनका रिप्लाई आया, 4 स्यू बन्स और बीफ पैटीज थोड़ा ज्यादा बनाना। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है इन दोनों चीजों की इन्हें खास पसंद है। अगले दिन सुबह सुबह मैं उठकर किचन में बिजी हो गया। मैंने पूरी तैयारी इस तरह की कि डू चेयरमैन की पूरी फैमिली जब तीनों नीचे आए तो उन्हें तुरंत गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट मिल सके। क्योंकि डू फैमिली की तीसरी बेटी डूची यान वापस स्कूल जा चुकी थी, इसलिए आज ब्रेकफास्ट टेबल पर सिर्फ ये 3 लोग ही थे। मैंने हर किसी के टेस्ट के हिसाब से मेन्यू तैयार किया। डू चेयरमैन के लिए मैंने बीफ यूं स्पाइसी सूप और क्रिस्पी स्कैलियन ऑयल पैनकेक्स बनाए। डू मैडम के लिए स्किन केयर सोयाबीन मिल्क विदाउट सोयाबीन पल्प, वेजिटेबल सैलड और क्रैब रो शेंगजियान तैयार किए। साथ में डू जियोन के ऑर्डर पर 4 स्यू बन्स और बीफ पैटीज भी एक्स्ट्रा बनाए। डू चेयरमैन ने एक बोल हूं स्पाइसी सूप खत्म किया और तुरंत संतुष्ट होकर बोले, ड्रिंक्स के बाद ये सूप पीना सबसे ज्यादा आराम देता है, पसीना निकल जाता है और पूरा शरीर एकदम हल्का महसूस होने लगता है। डू मैडम ने उसे बेबसी से देखा, छोटे शी की ये स्कैलियन ऑयल पैनकेक सच में कमाल है, मैडम तुम भी टेस्ट करके देखो। डू मैडम ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और अपनी बड़ी बेटी की तरफ ध्यान दिया, आज टाइम है, जियोन तुम थोड़ा और खा लो। डू जियोन ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, उसका टोन बिल्कुल शांत था, मैं खा चुकी हूँ, आप और डैड आराम से खाइए। वो उठी और मेरी तरफ देखकर बोली, कुछ 4 स्यू बन्स और बीफ पैटीज पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस लेकर जाना है। मैंने तुरंत ओके कहा और किचन में जाकर पैकिंग बैग्स निकालने लगा। तभी मैंने डू मैडम को पूछते सुना, कंपनी में लंच नहीं मिलता क्या? फिर खाना साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है? डू जियोन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था, ये मेल यांगशीन के लिए है। कल रात उसने पूछा था कि हमारे यहाँ क्या क्या मिलता है, उसे पता चला कि उसकी पसंद की चीजें हैं, तो उसने मुझसे थोड़ा ज्यादा पैक करने को कहा। ये सुनते ही मेरे हाथ की मूवमेंट एक पल के लिए रुक गई। मन ही मन मैंने सोचा, ओह तो ये किसी और के लिए है। ड्यू बॉस अपने कॉलीग्स का काफी ध्यान रखती हैं। मंडे से वैसे भी सब पहले से ज्यादा बिजी हो गए थे। मैंने 4 स्यू बन्स और बीफ पैटीज अच्छे से पैक किए। ड्यू जियोन उन्हें लेकर ऑफिस चली गई। ड्यू चेयरमैन भी ब्रेकफास्ट खत्म करके घर से निकल गए। वहीं डू मैडम आराम करने के लिए 2nd फ्लोर पर चली गई। मैंने बाकी स्टाफ के साथ ब्रेकफास्ट किया, फिर किचन साफ कर रहा था। तभी मैंने 2 क्लीनिंग आंटीज को पास में गॉसिप करते हुए सुना। वांग जी ने आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या लिटिल डू बॉस का ऑफिस में कोई रिलेशनशिप चल रहा है? वो स्पेशली खाना लेकर भी गई हैं। संजय ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, अरे कुछ भी मत बोलो, वो लिटिल डू बॉस की क्लासमेट है, और हाँ वो लड़की है। दोनों पहले यूके में साथ पढ़ती थी। संजय डू फैमिली में काफी लंबे टाइम से काम कर रही थी, इसलिए उसे सिचुएशन वांग जी से
ज्यादा पता थी, लेकिन वांगजे ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैं डिश वॉशर अरेंज करते हुए अपनी हंसी रोक रहा था। मन ही मन सोचा, वांगजे की थिंकिंग तो काफी प्रोग्रेसिव निकली। लेकिन फिर मैंने खुद ही सोचा, दू जुआन की शायद कोई नीस होगी। आखिर उसका वीचैट नेम और प्रोफाइल फोटो देखकर तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगता है। कल रात मैसेज करने के बाद मैंने चुपके से उसका मोमेंट्स भी चेक किया था। पता चला कि वो लगभग कभी कोई पर्सनल पोस्ट नहीं करती। कभी कभार जो कुछ पोस्ट करती भी थी वो सब कंपनी और वर्क से रिलेटेड थी। देखकर लगता था जैसे उसकी पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज ही नहीं थी। शायद किसी लड़के को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ गॉसिप थी। मैं कभी भी ऐसी चीजों पर जल्दी से कोई ओपिनियन नहीं देता था। लिविंग रूम की क्लीनिंग पूरी होने के बाद बाकी क्लीनिंग स्टाफ गार्डन की तरफ चली गई। आज की सब्जियां और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी टाइम पर डिलीवर हो गए। मैंने डिलीवरी वाली लड़की के साथ पूरी लिस्ट चेक की, फिर फोन निकालकर उससे कहा, वेडनेसडे को हमें डोंगहू में एक फैमिली बैंक्वेट रखना है। हो सकता है कुछ रेयर इंग्रेडिएंट्स पहले से अरेंज करने पड़े। हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। मैं लिस्ट तैयार करके तुम्हें पहले ही भेज दूंगा। नो प्रॉब्लम। उस लड़की ने तुरंत क्यूआर कोड खोलकर मुझे स्कैन करने दिया, फिर हंसते हुए बोली, मैं तो पहले से ही आपको ऐड करना चाहती थी, बस डर था कि कहीं आप मुझे इग्नोर ना कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हल्का सा हंसा, फिर कैजुअली पूछ लिया, आप लोगों के यहाँ हाई एंड फ्रेश प्रोडक्ट्स के अलावा क्या एवरेज ग्रेड या डिस्काउंटेड वेजिटेबल्स भी मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। हमारे रोंग सिटी में ऐसी फ्रेश प्रोड्यूस वेयरहाउसेस की 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी एक जैसे हैं। क्वालिटी काफी रिलायबल है और बल्क में सामान लेने पर डिस्काउंट भी मिलता है। तो फिर तो बहुत बढ़िया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी एक जान पहचान की पर्सन केटरिंग बिजनेस करती है, आगे जरूरत पड़ी तो आपसे कांटेक्ट करूंगा। बिल्कुल। उस लड़की ने उत्साह से अपनी छाती थपथपाई। सीधे मुझे कांटेक्ट करना, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें अच्छा डिस्काउंट दिलवाऊंगी। इतना कहकर वो अपनी वेजिटेबल डिलीवरी ट्रॉली खींचती हुई मैंशन से बाहर चली गई। मैं अभी अभी आए हुए मीट और वेजिटेबल्स को अच्छे से अरेंज करके फ्रिज में रख ही रहा था। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, मैंने लिविंग रूम से डू मैडम की आवाज सुनी, छोटे शी इधर आओ। जी मैडम, मैंने जवाब दिया और सेकंड फ्लोर पर चला गया। डू मैडम ने मुझे समझाते हुए कहा, आज दोपहर थोड़ा जल्दी खाना बनाकर कंपनी में पहुंचा देना। अच्छा, एक और बात, जीवा के लिए भी एक पोर्शन भेज देना, वरना बाद में वो ये ना कहे कि मैं फेवरेटिज्म करती हूँ। जी ठीक है। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के सिर हिला दिया, फिर किचन में वापस आकर लंच की तैयारी शुरू कर दी। सच कहूं तो मैं डू चेमन की सिचुएशन समझ सकता था। करीब 11:30 बजे मैंने लंच तैयार कर लिया। डू मैडम और बाकी स्टाफ के लिए एक पोर्शन अलग रख दिया और कंपनी ले जाने वाले दोनों मील्स को अच्छे से थर्मल बैग्स में पैक कर दिया। फिर अंकल ली की कार में बैठकर डू कॉर्पोरेशन के लिए निकल पड़ा। करीब 20 मिनट का रास्ता था। जल्दी ही हम ग्रुप के बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। अंकल ली कार को बेसमेंट पार्किंग की तरफ ले जाते हुए मुझे समझाने लगे, डू चेयरमैन का ऑफिस 26 फ्लोर पर है, लिटिल डू बॉस 22 फ्लोर पर बैठती हैं। अगर दोनों किसी मीटिंग में हो तो खाना सेक्रेटरी को दे देना, मैं यही तुम्हारा वेट करूंगा। मैंने तुरंत कहा, अंकल ली आप वापस जाकर लंच कर लीजिए। अगर मैडम को कहीं बाहर जाना हुआ तो फिर आपको ही उन्हें ड्राइव करके ले जाना पड़ेगा। मैं वैसे भी बहुत कम यहाँ आता हूँ, सोचा आज ग्रुप की कैफेटेरिया भी देख लूं। अंकल ली थोड़ा कंफ्यूज्ड हुए, कैफेटेरिया में ऐसा क्या देखने को है? मैंने हंसकर समझाया, डू कॉर्पोरेशन की कैफेटेरिया काफी फेमस है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी अच्छी है और प्राइसेस भी रीजनेबल हैं। कुछ समय पहले इंटरनेट पर भी काफी वायरल हुई थी। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले लूंगा। ठीक है। अंकल ली को डर था कि मैं कहीं अंदर जाकर रास्ता न भूल जाऊं, इसलिए उन्होंने फिर समझाया। बाद में फर्स्ट फ्लोर लॉबी से बाहर निकलना, लेफ्ट साइड में करीब 100 मीटर्स आगे मेट्रो स्टेशन है। हाँ समझ गया। मैंने लंच बॉक्सेस उठाए, कार से नीचे उतरा और अंकल ली को हाथ हिलाकर बाय किया, फिर एलिवेटर में चला गया। फर्स्ट फ्लोर लॉबी में रिसेप्शन पर अपना पर्पस बताया। सिस्टम में रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन देखकर रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली। फिर उसने मुझे एलिवेटर तक छोड़ा और सही फ्लोर का बटन दबा दिया। जब मैं 26 फ्लोर पर पहुंचा तभी मीटिंग खत्म हुई थी। डू चेयरमैन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहे थे। उनके पीछे उनके उम्र के कुछ और सूटेड अप मेन भी थे। सबका ऑरा काफी पावरफुल था। देखकर साफ लग रहा था कि सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे। वे लोग चलते चलते हंस रहे थे, शायद लंच के लिए कहाँ जाना है इसी पर डिस्कशन कर रहे थे। डू मैडम की बात याद करके मैं तुरंत आगे बढ़ा और पोलाइटली बोला, डू चेयरमैन, मैडम ने आपके लिए लंच भेजा है। डू चेयरमैन एक पल के लिए रुक गए, फिर उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया और अपने आदमी को थर्मल बैग लेने का इशारा किया। फिर हंसते हुए बाकी लोगों से मजाक करने लगे, देख रहे हो बॉस की केयर सीधे मेरे सामने पहुंच गई है। अब मैं आप लोगों के साथ बाहर लंच करने के लिए मना नहीं कर सकता, मुझे तो चुपचाप घर का खाना ही खाना पड़ेगा। बाकी लोग एक तरफ उनसे जेलस हुए और दूसरी तरफ मजाक करने लगे, भाभी सच में बहुत केयरिंग है, इतनी दूर से खाना भी स्पेशली भिजवा दिया। सच में भाई जेलस कर दिया, हम जैसे सिंगल लोगों का तो कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं है। भाभी थोड़ा ज्यादा खाना भेज देती तो हम लोग भी घर के खाने का टेस्ट ले लेते। डू चेयरमैन जोर से हंस पड़े, मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम लोगों की मीटिंग है, अगली बार पहले बता देना, मैं तुम्हारे लिए भी एक्स्ट्रा खाना तैयार करवा दूंगा। इतना कहकर उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन भी सबको दिया। ये हमारे घर का नया यंग गाय है, काम में काफी फास्ट है और खाना बनाने का भी अच्छा तरीका जानता है। किसी दिन आप सभी को घर बुलाकर इसके हाथ का खाना खिलाऊंगा। मैंने सामने मौजूद सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को पोलाइटली हल्का सा बाव किया, फिर डू चेयरमैन से परमिशन लेकर वहां से निकलने लगा। एक और लंच है लिटिल डू बॉस के लिए, मैं वो भी देकर आता हूँ, जाओ। डू चेयरमैन को लगा कि शायद मुझे रास्ता न पता हो, इसलिए उन्होंने खास तौर पर याद दिलाया, जियो 22 फ्लोर पर है। ओके, मैंने बचा हुआ थर्मल बैग उठाया और फिर एलिवेटर में चला गया। 22 फ्लोर पर पहुंचकर मैंने देखा कि डू जियो अपने ऑफिस में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैंने थर्मल बैग ड्यूटी पर मौजूद सेक्रेटरी को दे दिया, ये डू बॉस के लिए लंच है, जब वो वापस आए तो प्लीज उन्हें बता दीजिएगा कि मैं खाना देकर
लेकर गया था। ओके। सेक्रेटरी ने थर्मल बैग ले लिया, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि तभी पीछे से एलिवेटर के खुलने की आवाज और कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। इस बार आर और डी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इस टेक्निकल ब्रेक थ्रू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब आगे का प्रोजेक्ट काफी स्मूथली आगे बढ़ेगा। वो आवाज सुनते ही मैं तुरंत पीछे मुड़ा। ड्यू बॉस! ड्यू जिवान ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर साफ सरप्राइज था। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया, मैं आपके लिए लंच लेकर आया था, अब वापस जाने ही वाला। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, उनके साथ खड़ी एक वुमन ने मेरी तरफ क्यूरियस होकर देखा। उसकी उम्र लगभग 2 युआन जितनी ही लग रही थी। उसने ब्लैक फ्रेम ग्लासेस पहने हुए थे, चेहरा साफ सुथरा और पर्सनैलिटी काफी एलिगेंट व स्कॉलरली लग रही थी। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो यही छोटे शी हैं? मैं एक पल के लिए रुक गया, मन ही मन सोचने लगा, इसे मेरा सरनेम कैसे पता? मैंने जल्दी से सिर हिलाकर ग्रीट किया, हेलो, मेरा नाम शी हॉची है। सामने वाली महिला की आंखें चमक उठी। अरे वाह, सच में हैंडसम है। उसने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे हैंडशेक किया। उसके चेहरे पर काफी वार्म स्माइल थी। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। मैंने आज सुबह ही तुम्हारे बनाए 4 स्यू बन्स और बीफ पैटीज खाए। टेस्ट तो सीरियसली कमाल का था। ऐसा खाना बाहर तो बिल्कुल नहीं मिलता। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। ओह, तो यही वो लड़की है जो दुजुआन की क्लासमेट और कॉलीग मे लियांगशीन है और जिसके साथ उसका कभी रिलेशनशिप का रूमर भी चला। मे लियांगशीन की तारीफ सुनकर मैंने विनम्रता से कहा, आप बस ज्यादा तारीफ कर रही हैं। मैंने तो बस कैजुअली बना दिया था, बस छोटी मोटी चीजें ही थी। आपको पसंद आया वही काफी है। नहीं, आप बस बहुत हम्बल हैं। मे लियांगशीन का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। फिर वो मेरी तारीफ करती रही। वो पिछली बार वाला सैंडविच भी मैंने एक ही बार में 2 सैंडविचेस खा लिए थे, फिर भी लगा कि पेट नहीं भरा। सच बताऊं तो बाद में मैंने तुम्हारे तरीके से खुद बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं आया। ये चीज सच में एक्सपीरियंस और स्किल मांगती है। 1 मिनट। उसने कहा कि उस दिन उसने एक साथ 2 सैंडविचेस खाए थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने सिर्फ 2 सैंडविचेस ही पैक किए थे, यानी ड्यू बॉस ने एक भी सैंडविच नहीं खाया था। मेरे मन में अचानक एक बात क्लिक हुई। अच्छा, लगता है इस मिस का ड्यू बॉस की लाइफ में इंपॉर्टेंस सच में कम नहीं है। तभी पास खड़ी डू जिवान ने मेरी तरफ देखा। अचानक तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने का ख्याल कैसे आया? मैंने हॉनेस्टली जवाब दिया। डू जिवान को बात समझ आ गई। तो ये मेरे लिए नहीं, डैड की वजह से मिला है। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस धीमे से बोली, तुमने मेहनत की, थैंक यू। फिर वो सेक्रेटरी की डेस्क के पास गई और थर्मल बैग उठा लिया। मेरी नजर अनजाने में बैग पर चली गई, काफी भारी था। तभी पीछे से मे लियांगशीन फिर मेरे पास आ गई और फ्रेंडली बनने लगी। तुम अभी यहाँ आए हो तो लंच भी नहीं किया होगा, राइट? कोइंसिडेंटली मैंने भी अभी लंच नहीं किया। चलो साथ में बाहर कुछ खा लेते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट 2 बार खा चुकी हूँ, अब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ड्यू जिवान ने उसे हल्के से देखा। वो खा तो ड्यू फैमिली का ही खाना रही है, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैंने पोलाइटली उसकी इन्विटेशन डिक्लाइन कर दी। खाना मैंने बनाया है, लेकिन वो पूरा मील लिटिल डू बॉस के लिए तैयार किया गया था। इतना कहकर मैंने डू जिवान की तरफ देखा। डू बॉस, आप आराम से लंच कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो मैं कैफेटेरिया देखना चाहता हूँ। ठीक है, डू जिवान ने सिर हिलाया। कैफेटेरिया 6ठी मंजिल पर है, सीधे वहां चले जाओ। बर्तन मैं शाम को घर वापस ले आऊंगी। ठीक है, मैंने जवाब दिया और वहां से निकल गया। फिर मैं एलिवेटर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में एलिवेटर आ गया। मैं अंदर चला गया। उधर डू जिवान फूड बैग लेकर वापस ऑफिस में आ गया। मे लियांगशीन भी बिना किसी झिझक के बोल और चॉपस्टिक्स लेकर उसके पीछे आ गई। मैंने अभी तक शाओशी के हाथ का प्रॉपर मील खाया ही नहीं है। इतना कहते ही उसने खुद ही टेबल पर रखा फूड बैग खोल लिया। फिर एक एक करके सारे फूड बॉक्सेस बाहर निकालने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें उसका हिस्सा होना तो पहले से तय था। उसने फूड बॉक्स का ढक्कन खोल दिया। खुशबू तुरंत चारों तरफ फैल गई। मे लियांगशीन की आंखें खुशी से चमक उठी। नहीं डू बॉस, आप रोज इतना शानदार खाना खाते हैं क्या? एक डिब्बे में स्टीम्ड फिश फिलेट्स थे, लेकिन ये उसके पहले खाए हुए फिश फिलेट्स जैसे बिल्कुल नहीं थे। नरम सफेद फिश फिलेट्स के अंदर स्टफिंग भरी हुई थी। उन्हें बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया था। ऊपर से लाल, हरी मिर्च और बारीक कटे हरे प्याज डाले गए थे और चमकदार लाल सॉस डाली गई थी। दूसरे डिब्बे में व्हाइट कट चिकन था। हल्के पीले चिकन पीसेस एकदम बराबर कटे हुए थे। उनकी स्किन पर नेचुरल ऑयल की हल्की चमक थी। देखकर ही लग रहा था कि चिकन बहुत फ्रेश और जूसी था। एक और डिब्बे में रिब्स थी। हर पीस पर गाढ़ी और स्वादिष्ट सॉस लगी हुई थी। उसका रंग एम्बर जैसा चमक रहा था। मीठी खट्टी खुशबू सीधे नाक तक आ रही थी। साथ में हल्की सी फ्रूटी खुशबू भी थी। मे लियांगशीन खुद को रोक नहीं पाया और पहले ही एक पीस उठा लिया। खाते ही वो एक्साइटेड हो गया। ये तो हुआ में रिब्स हैं। बिल्कुल मेरे होम टाउन जैसा टेस्ट है, एकदम ऑथेंटिक। मैंने बहुत समय से ये टेस्ट नहीं चखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाओशी ने खास मेरे लिए बनाया है? डू जिवान ने भौं उठाई। उसे पता भी है कि तुम कौन हो, वो खास तुम्हारे लिए क्यों बनाएगा। लेकिन सच कहें तो आज का लंच वाकई बहुत शानदार था। सिर्फ खुशबू ही अच्छी नहीं थी, बल्कि फूड की प्लेटिंग भी देखने में बहुत सुंदर थी, खासकर वो स्टीम्ड फिश फिलेट्स। इन सालों में डू जिवान ने नॉर्थ से साउथ तक न जाने कितने बिजनेस डिनर्स किए थे, फिर भी उसने इतनी डेलिकेट कुकिंग बहुत कम देखी थी। इस तरह फिश को तैयार करते हुए तो उसने पहली बार देखा था। उसने एक पीस उठाया और ध्यान से देखने लगा। फिश का मीट बेहद नरम और स्मूथ था, साथ ही उसमें हल्का सा चूई टेक्सचर भी था। मैं अच्छी तरह जानता था कि इसे स्टीम करने का टाइम और फ्लेम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। थोड़ा कम पकाओ तो फिश कच्ची रह जाएगी और थोड़ा ज्यादा पकाओ तो वो हार्ड हो जाएगी। इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। अंदर श्रिम्प की फ्रेश स्टफिंग भरी थी, साथ में क्रंची क्रैब रो भी डाला गया था। मैंने जानबूझकर इसे इसी तरह तैयार किया था ताकि सिर्फ फ्रेशनेस ही नहीं बल्कि टेस्ट में अलग अलग लेयर्स भी महसूस हों। सॉस में सॉल्टी और फ्रेश टेस्ट के साथ हरे प्याज की स्ट्रॉन्ग खुशबू भी थी। मैंने मन ही मन सोचा, ये टेस्ट सच में एकदम परफेक्ट है। एक बाइट खाते ही मे लियांगशीन भी तारीफ किए बिना नहीं
नहीं रह पाया। ये कटिंग, ये सीजनिंग, अगर इसे किसी बाहर के चाइनीज रेस्टोरेंट में सर्व किया जाए तो ये आराम से उनका सिग्नेचर डिश बन सकता है। और ये व्हाइट कट चिकन भी किसी बड़े लग्जरी रेस्टोरेंट के चिकन से बिल्कुल कम नहीं है। जहां तक हुआ में रिब्स की बात है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। हल्का मीठा, हल्का खट्टा और ऊपर से फ्रूटी टेस्ट, इसे तो हर कोई पसंद करेगा। इसके अलावा 2 और डिब्बे थे जिनमें ब्रोकली और टोफू रखा हुआ था। ब्रोकली हल्का मीठा और पूरी तरह फ्लेवर से भरा था, उसमें कोई कमी निकालना मुश्किल था। मैंने ब्रोकली को स्टीम करते समय जानबूझकर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया था ताकि उसका क्रंच बिल्कुल सही रहे। आमतौर पर ब्रोकली पसंद न करने वाली मे लियांगशिन ने भी लगातार 3 पीसेस खा लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव वो टोफू था। देखने में बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उसकी खुशबू जबरदस्त थी। मैंने इसे बनाते समय सिर्फ सिंपल होम स्टाइल कुकिंग के बारे में सोचा था, क्योंकि असली कुकिंग स्किल अक्सर सिंपल डिशेस में ही दिखती है। मेरा इसे दिखावा बनाने का कोई इरादा नहीं था। दुजियुआन ने जैसे ही एक बाइट लिया, वो कुछ बोल भी नहीं पाया था कि पास बैठा मे लियांगशिन लगभग खुशी से उछल पड़ा। ये टोफू तो पूरा फ्लेवर से भरा हुआ है, ये प्याज की खुशबू, हाँ बिल्कुल प्याज की वही खुशबू। ये तो जिंगबाई के उस फेमस रेस्टोरेंट के सोंसाओ हाइसन जैसा टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही। सिर्फ इस एक डिश के लिए मैं आराम से 3 कटोरे चावल खा सकता हूँ। इतना कहते ही उसने दुजियुआन के लंच बॉक्स से आधे चावल निकाल लिए। दुजियुआन ने उसकी तरफ देखा, आखिर ये खाना किसका है। हालात ऐसे ही चलते रहे तो दुजियुआन का पेट ही नहीं भरने वाला था, इसलिए दुजियुआन ने उसे रोकते हुए पूछा, इतना तुम्हारे लिए काफी है? अगर नहीं है तो मेरे पापा के पास अभी और डिशेज हैं। मे लियांगशिन ने सिर तक नहीं उठाया, वो बस लगातार खाना खाता रहा। दुजियुआन बोला, तो जाकर दू चेयरमैन से ले लो, ये वाला खाना मुझे दो। दुजियुआन का टोन थोड़ा कोल्ड हो गया, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर ऐसे ही खाते रहे तो आज रात एक्स्ट्रा काम करके कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। ऑफिस में दोनों खाने के लिए ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई बड़ी जंग चल रही हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि कंपनी के गॉसिप ग्रुप में उनकी खबर पहले ही पूरी तरह फैल चुकी थी। गॉसिप स्क्वाड नंबर 1 इंच ग्रुप चैट में फ्रंट डेस्क वाली ने सबसे पहले गॉसिप ड्रॉप किया, अभी अभी किसी ने चेयरमैन के लिए खाना डिलीवर किया है। एक यंग लड़का था। एक कॉलीग बोली, मैंने उसे एलिवेटर में देखा था, हाइट काफी अच्छी थी, लगभग 1.80 से भी ऊपर होगा और दिखने में भी काफी हैंडसम था। दूसरी कॉलीग तुरंत बोल पड़ी, OMG, कहीं वो डूजों का बॉयफ्रेंड तो नहीं? दूसरी ने कहा, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, बॉयफ्रेंड होता तो चेयरमैन के लिए भी खाना क्यों लेकर जाता? किसी ने तुरंत जवाब दिया, फ्यूचर फादर इन लॉ हैं, ऑब्वियसली इंप्रेशन तो बनाना पड़ेगा, इतने बड़े रिच फैमिली में रूल्स तो होंगे ही। एक और कॉलीग ने पूछा, CEO ऑफिस में अभी क्या सिचुएशन है? वो लड़का अभी वहीं है? डूजों का रिएक्शन कैसा था? CEO की सेक्रेटरी ने रिप्लाई किया, वो तो जा चुका है, शायद कैफेटेरिया में गया है, लेकिन मैंने उसे डूजों से बात करते देखा। दोनों इतने क्लोज नहीं लग रहे थे कि कपल हो। हाँ, एक और बात, सुना है आज सुबह डूजोन उसके बनाए हुए खाना लेकर मे जोन के पास भी गई थी। अभी अभी मे जोन उसके कुकिंग स्किल्स की बहुत तारीफ कर रही थी। एक कॉलीग ने तुरंत कहा, वाह, मे जोन की सोशल स्किल्स तो देखो। तभी इतनी बड़ी कंपनी में सिर्फ वही जनरल मैनेजर की पोजीशन पर हैं, अभी रिलेशनशिप कंफर्म भी नहीं हुई और उन्होंने पहले से ही अच्छा इंप्रेशन बनाना शुरू कर दिया। दूसरी कॉलीग बोली, मे जोन तक इतनी इंटरेस्टेड है, लगता है मामला ऑलमोस्ट कंफर्म है, अब तो बस बॉस की शादी और रेड एनवलप का इंतजार है। तभी एक कॉलीग ने मैसेज किया, वेट, फ्यूचर बॉस का हस्बैंड कैफेटेरिया में गया है, मैं अभी जाकर एक्सीडेंटल एनकाउंटर करती हूँ। दूसरी बोली, मैं भी आ रही हूँ। एक और ने कहा, मैं अभी अभी अपनी सीट पर वापस आई थी, चलो एक बार और जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब ये गॉसिप स्क्वाड No.1 की पूरी टीम 6th फ्लोर कैफेटेरिया में पहुंची, तब तक जिसे सब गलती से डू ग्रुप का फ्यूचर बॉस समझ बैठे थे, यानी मैं ऑलरेडी पैक्ड फूड लेकर डू ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं कैफेटेरिया में खाना नहीं चाहता था, बस उसी वक्त मुझे मेरी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड शूमो का कॉल आ गया था, इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ा। वैसे भी कैफेटेरिया में बहुत भीड़, शोर और गॉसिप था। मैं मन ही मन परेशान होकर सोचने लगा, आज ही ये प्रॉब्लम आनी थी क्या? नीचे मुझे एक शांत कॉर्नर मिला, मैंने वहीं से तुरंत शूमो को वापस कॉल किया। शूमो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा था, हम बचपन से साथ बड़े हुए थे और वो मेरी बहन का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी था। उसका नेचर काफी काम और जेंटल था और उसकी फैमिली भी काफी रीजनेबल थी। इतने सालों से मेरी बहन और उसके बीच रिलेशनशिप स्टेबल था, दोनों फैमिलीज भी इस शादी को पूरी तरह सपोर्ट करती थी। वैसे प्लान ये था कि इस बार रीलोकेशन / लैंड एक्विजिशन का कॉम्पेंसेशन मिलते ही शी फैमिली एक नया घर खरीदेगी, अपनी दुकान दोबारा शुरू करेगी और उसके बाद शू फैमिली के साथ शादी की बात ऑफिशियली करने जाएगी। लेकिन तभी हमारे फूफाजी वाला कांड हो गया। इस बार मैं और मेरी बहन उन्हें ढूंढने निकले थे और मोक भी घर पर नहीं टिक पाया, इसलिए हमारे साथ आ गया। वो लगातार नाइट मार्केट में हमारी मदद कर रहा था। फोन बस एक बार बजा और सामने से तुरंत उठा लिया गया। मैंने जल्दी से पूछा, मोगा, अभी वहाँ बहुत शोर था, ठीक से सुन नहीं पाया, तुम कह रहे थे सामान को लेकर क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ शूमो की आवाज काफी परेशान थी। आज अचानक हमें सामान ही नहीं मिल रहा, पता नहीं उन सप्लायर्स को क्या हुआ है। बीफ, मटन, सी फूड, पॉर्क, चिकन, कुछ भी उन्होंने हमारे लिए नहीं बचाया। तुम्हारी बहन आज कई मार्केट्स के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन आखिर में सिर्फ पॉर्क बेली और पॉर्क शोल्डर ही मिल पाया। आज शायद स्टॉल लगाना पॉसिबल नहीं होगा। क्या अचानक सामान मिलना बंद कैसे हो गया? मैंने तुरंत भौं सिकोड़ ली, मेरा दिल एकदम बैठ सा गया। रेस्टोरेंट बिजनेस में इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता था। जब हमने शुरुआत में स्टॉल लगाया था तब मैं और मेरी बहन कई बड़े होलसेल मार्केट्स के चक्कर लगाकर अच्छे सप्लायर्स ढूंढ पाए थे। बड़ी मुश्किल से उनसे डील हुई थी और तय हुआ था कि वे रोज हमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डिलीवर करेंगे। शुरुआत में तो हम दोनों स्टॉल बंद करने के बाद खुद सामान लेने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस चल पड़ा और डिमांड बढ़ने लगी, सप्लायर्स ने खुद डिलीवरी करना शुरू कर दिया। पिछले 1 महीने से सब कुछ
बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। हमने कभी पेमेंट भी लेट नहीं की थी। फिर अचानक सबने एक साथ पीछे हटना कैसे शुरू कर दिया। मेरे मन में तुरंत डाउट आया, कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे सस्पिशियस बात यह थी कि कई सप्लायर्स ने एक साथ मना किया था। मुझे लग रहा था कि इसके पीछे जरूर कोई कांड है, लेकिन अभी सबसे जरूरी था कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। मैंने गहरी सांस ली और अपना दिमाग जल्दी से शांत किया। मैंने मोके से कहा, मोका तुम पहले टेंशन मत लो। आज सुबह मैंने एक फ्रेश फूड कोल्ड चेन सप्लायर का कॉन्टैक्ट ऐड किया था। पहले मैं उससे पूछता हूँ कि उसके पास स्टॉक है या नहीं। उसने तुरंत कहा, ठीक है। मैंने कॉल काटी और तुरंत सुबह वाली सप्लायर गू चिंकिंग को वॉइस कॉल कर दिया। शायद उसका लंच ब्रेक चल रहा था, क्योंकि उसने जल्दी ही फोन उठा लिया। हेलो शी सेंसे, कुछ चाहिए था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। किंग किंग चे, हेलो। सुबह ही बोल रहा था कि आगे मौका मिला तो साथ काम करेंगे, और अब उसी समय तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तुम्हारे पास अभी पॉर्क, बीफ, मटन, चिकन और सी फूड मिल सकता है? आज ही चाहिए। हर आइटम लगभग कुछ दर्जन से लेकर 100 किलो तक चाहिए। हाँ बिल्कुल। गू चिंकिंग ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया। डोंगप्यू वेयरहाउस में करीब 100 किलो तक सब कुछ अवेलेबल है। चाहो तो आकर खुद सिलेक्ट कर लो। मैं अभी वेयरहाउस मैनेजर को कॉल करके बता देती हूँ। मेरा नाम बोलना, तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाहिए? मैंने लगभग बिना सोचे जवाब दिया। लोकेशन भेज दो, मेरी बहन अभी जाकर सामान उठा लेगी। कॉल खत्म होते ही गू चिंकिंग ने मुझे तुरंत लोकेशन भेज दी। मैंने वो लोकेशन अपनी बहन को फॉरवर्ड की और साथ में फोन करके भी पूरी बात समझा दी। मुझे डर था कि कहीं कोई मिस्टेक न हो जाए। मेरी बहन भी बिना समय गंवाए तुरंत वहां निकल गई। अब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने पास पड़ी एक चेयर खींची और बैठकर लंच करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने हाथ में पकड़े लंच बॉक्स को देखा तो मेरी एपेटाइट धीरे धीरे गायब होने लगी। मैंने भौहें सिकोड़ ली और लंच बॉक्स का ढक्कन वापस बंद कर दिया। रहने दो, सच में नहीं खाया जा रहा। मैं उठ गया और सीधे मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मेट्रो से बाहर निकलते ही मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन देखी। मेरी बहन का वीचैट मैसेज था। उसने बताया कि सारा सामान मिल गया है। मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया। अभी 1 भी नहीं बजा था और स्टॉल खुलने में करीब 5 घंटे बाकी थे। मतलब तैयारी के लिए काफी टाइम था। टाइम इनफ है। मैं मन ही मन पूरा प्रोसेस प्लान करने लगा। जितना सोचता गया उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इसके बाद मैं लंच बॉक्स का बैग उठाकर दूं परिवार की मैंशन की तरफ चल पड़ा। असल में मेरा इतना अच्छा कुक होना भी कभी कभी परेशानी बन जाता था। जैसे ही कोई खराब खाना मिल जाए मुझसे एक बाइट भी निगला नहीं जाता था। टेस्ट बड्स जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होना भी कोई अच्छी बात नहीं थी। आज डू ग्रुप की कैफेटेरिया ने तो मुझे बाकायदा रियलिटी चेक दे दिया था। मैं सोच रहा था कि वहां का खाना दोबारा खाने से अच्छा है कि वापस जाकर खुद एक बोल प्लेन नूडल्स बना लूं, लेकिन हाथ में बचा हुआ लंच बॉक्स अभी फेंकना भी नहीं था। मैंने बैग की तरफ नीचे देखा। इसे एविडेंस की तरह रखना पड़ेगा। आखिर कल रात ही मुझे बोनस मिला था और आज रात जब लिटिल डू प्रेसिडेंट वापस आएगी तो मुझे ये बात उसे जरूर बतानी पड़ेगी।